चलिए, सबको स्क्रीन विजिबल है, क्लियर सबको? मेरी आवाज सबको क्लियर है? यस। चलिए, तो देखो जो इलेक्ट्रिसिटी है, हमने पढ़ा था कि जब करंट वायर में से मूव करता है तो फ्रिक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराते भी हैं। ये आयन से भी कहीं ना कहीं ये टकराता है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होता है। इस फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, आपका वायर गर्म होता है। आप कभी भी इसको देख सकते हो, अगर घर में आपकी लाइटिंग हो और वो वायर चालू हो, वायर को नहीं पकड़ना, ऊपर से प्लास्टिक को भी कभी आप टच करके देखोगे, तो खासकर जो एसी की वायरिंग होती है उसको आप टच करोगे, उसमें हल्का सा आपको हीट महसूस। ये क्यों होता है? ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स। तो इलेक्ट्रिसिटी के तीन इफेक्ट होते हैं। एक इफेक्ट होता है हीटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रिसिटी हीटिंग इफेक्ट होता है। एक इफेक्ट होता है मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट से आपके जो जनरेटर्स होते हैं, आपने सुना जनरेटर्स, जनरेटर्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम। जनरेटर्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम। ये इफेक्ट भी इलेक्ट्रिकल करंट की वजह से होता है। इसका थर्ड इफेक्ट होता है केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। तो इलेक्ट्रिकल करंट तीन इफेक्ट देता है। हीटिंग इफेक्ट जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट जो हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म जिसको बोलते हैं, और थर्ड जो है केमिकल इफेक्ट है, जो आपको 11th 12th क्लास में पढ़ाया जाता है। जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ते हो, एनोड कैथोड जब पढ़ते हो, उसमें आपको केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ाया जाता है। तो 10th में आपको दो इफेक्ट हैं, हीटिंग इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। अब होता क्या है देखो, वो समझेंगे पहले आज हम। और आज हम अपना घर का लाइट बिल भी निकालना सीखें, ठीक है? चलिए, तो व्हेन ए करंट इज पास्ड थ्रू ए कंडक्टर, है ना, तो उससे क्या होता है, इट बिकम हॉट आफ्टर सम टाइम। और यही इसकी प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल बल्ब के लिए, इलेक्ट्रिकल फर्नेस के लिए, इलेक्ट्रिकल आयरन के लिए और इलेक्ट्रिकल हीटर के लिए। ये प्रॉपर्टी होती है खास, जब भी आप किसी चीज से करंट पास ऑन करते हो तो वो क्या करता है, वो हीट जनरेशन का काम करता है। क्यों? यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, आपकी हीट एनर्जी में कन्वर्ट। अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से आती है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से आती है? देखो, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको मूव करने के लिए फोर्स चाहिए। हमने उस दिन पढ़ा था, जब सर्किट में करंट नहीं होता, मतलब जब आपका की डिस्कनेक्ट होता है, तो आपके इलेक्ट्रॉन्स रेंडमली चलते हैं। पर जैसे आप स्विच को कनेक्ट करते हो, बैटरी से कनेक्ट करके आप स्विच को कनेक्ट करते हो, आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो उनको आगे पुश करने के लिए आपको कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना पड़ता है। यही एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है? अब इस पे होता कैसे वो भी हम समझेंगे। इसको हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी कहते हैं, इसी को जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी कहते हैं। तो जूल्स जो थे ना साइंटिस्ट, उन्होंने इसको बताया था। इट शुड बी नोटेड दैट हीटिंग इफेक्ट इज ऑलवेज नॉट डिजायरेबल। ठीक है? तो ये एनर्जी कैसी होती है, इसको आप पॉजिटिवली भी यूज कर सकते हो, इसको आप नेगेटिवली भी यूज कर सकते हो। मतलब पॉजिटिवली कैसे, जैसे आपके इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस होते हैं, जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल रोड होती है, वहां पर आप इस इफेक्ट को यूज करते हो पानी गर्म करने के। पर अगर यही चीज अगर आपकी जो घर की वायरिंग होती है, अगर वहां पर ज्यादा हीट इफेक्ट अगर प्रोड्यूस होगा, तो क्या होगा, वो वायर को जला देगा। आपने कई बार सुना होगा कि शॉर्ट सर्किट से आग लग जाता है। वो इसी वजह से होता है कि वो जो शॉर्ट सर्किट होता है इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। और ये होता क्या, आज वो भी हम समझेंगे। ठीक है? वो इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, जो ऊपर का प्लास्टिक होता है वो जल जाता है। और जो प्लास्टिक जलता है तो वो बहुत फास्ट जलता है, तो वो पूरी वायरिंग को जलाता है, वो पूरे घर में आग लगाता है। तो ये इफेक्ट जो होता है उसको बोलते हैं हीट इफेक्ट। तो हीट इफेक्ट जो होता है ऑलवेज डिजायरेबल नहीं होता। इन सम केसेस, जैसे आपकी इलेक्ट्रिकल मोटर है, आपने कभी देखा आप घर पे आपकी जो पानी की मोटर होती है, आप उसको ज्यादा देर चला दो, आप उसको विदाउट पानी चला दो, मतलब पानी नहीं आ रहा, आपके समझो नीचे टंकी में पानी खत्म हो गया, और आप मोटर को सूखा चला दो, तो क्या होगा, वो मोटर जल जाती है। क्यों? इतना उसमें हीट जनरेट होगा, वो क्या करेगी, उसके अंदर की वायरिंग को इफेक्ट कर देती है, वायरिंग जल जाती है। आपके इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स हो गए, ट्रांसफॉर्मर्स हो गए, है ना, तो आपके जितने भी अप्लायंसेस होते हैं, कुछ जगह आपको हीट आप पॉजिटिवली यूज करते हो, कुछ जगह आपको हीट नहीं चाहिए। तो जो हीट होती है वो क्यों एक्चुअल में होती क्या है, इट इज डिसिपेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये हीट कैसे प्रोड्यूस होती है उसको भी हम लोग देखते हैं। ओके जी, अब हमने यहां से पढ़ते हैं, वी नो दैट कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
कंडक्टर्स हैज फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर्स में, कंडक्टर्स मतलब जो करंट को बहुत इजीली अपने में से फ्लो करने देते हैं। तो जब एक बैटरी वहां कनेक्ट की जाती है, बैटरी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जब वहां पर क्रिएट किया जाता है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बिगिंस टू ड्रिफ्ट फ्रॉम लोअर पोटेंशियल, और नेगेटिव टर्मिनल से कहां पर मूव करता है सर इलेक्ट्रॉन। आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। ओके, मैं थोड़ा जोर से बोलता हूँ। यस, जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो जब हम उससे बैटरी कनेक्ट करते हैं, मतलब हम एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। बैटरी कनेक्ट करने का मतलब क्या है, हम एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। जब ये पोटेंशियल डिफरेंस हम क्रिएट करते हैं तो उससे क्या होता है, आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट करते हैं। कहाँ से मूव करना स्टार्ट करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल से किस तरफ जाते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल, है ना। और कैसे जाते हैं, ड्रिफ्ट करके जाते हैं, धक्का मारते हुए चलते हैं। तो मोशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट वेरी स्मूथ, स्मूथ नहीं होता। क्यों, दे एक्सपीरियंस ए रेजिस्टेंस ऑन अकाउंट ऑफ देयर कोलिजन विद अदर इलेक्ट्रॉन्स। वो बाकी इलेक्ट्रॉन से टकराते हुए चलते हैं। और किससे टकराते हैं, पॉजिटिव एन से भी टकराते हैं। एज ए रिजल्ट, इस वजह से क्या होता है, इसको आगे पुश करने के लिए, इन इलेक्ट्रॉन्स को आगे पुश करने के लिए हमको कुछ वर्क डन करना पड़ता है। वी हैव टू डू सम वर्क टू ओवरकम दिस रेजिस्टेंस, क्योंकि हमको क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को आगे मूव करवाना है। करंट तभी तो फ्लो करेगा जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे आपको। तो जो रेजिस्टेंस हमको मिलता है, हम उसको क्या करना पड़ता है, हमको उसको एक्स्ट्रा वर्क देना पड़ता है। और इट इज द वर्क डन, इट इज द वर्क डन दैट इज कन्वर्टेड इनटू हीट। अगर आप अपने हाथों को दोनों को ऐसे रब करो तो क्या होता है, वहां पर हीट महसूस होती है। अभी हमारे हाथ में हीट है क्या, हमारे हाथ में देखो कोई हीट नहीं होती। बट जब हैंड रबिंग हम करना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, हीट जनरेट होती है। क्यों जनरेट होती है, वहां पर फ्रिक्शन है ना। ये मेरा मोशन कौन सा है, एक ये मेरा मैकेनिकल मोशन है। मेरा हैंड टू एंड फ्रो जा रहे हैं, है ना, मेरा हैंड कैसे जा रहे हैं, टू एंड फ्रो जा रहे हैं। इस टू एंड फ्रो जो मेरा मोशन है, मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। क्योंकि जो पीछे फ्रिक्शन है, उस फ्रिक्शन को, वो फ्रिक्शन क्या कर रहा है, मेरी मैकेनिकल एनर्जी को किस में चेंज कर रहा है, हीट एनर्जी में चेंज करता है। आपका फैन क्या करता है, आपका फैन में जो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो, वो मोटर को क्या देता है, मैकेनिकल एनर्जी देता है। तो मोटर को जो मैकेनिकल एनर्जी मिलती है वो क्या, रोटेट करना स्टार्ट करती है, इसलिए आपका पंखा रोटेट होता है। तो एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को रेजिस्टेंस से ओवरकम आने के लिए हमको कुछ काम करना पड़ता है, हमको कुछ वर्डन करना पड़ता है। और यही वर्डन आपका हीट की फॉर्म में बाहर निकलता है। अंडरस्टूड ये पार्ट, आप समझ में हीट क्यों प्रोड्यूस होती है। Excuse me, sir. बोलो बच्चा। So how one form of energy is converted into some other form of energy? जैसे हम घर में से कच्ची सब्जी लेके आते हैं, उसको हम बाद में पकाते हैं यूजिंग सम एनर्जी। आपका जैसे काइनेटिक एनर्जी क्या, आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, कोई सोर्स ऊपर रखा हुआ है, अब उसका क्या होता है, लोकेशन चेंज होता है ना। तो इस तरह एक एनर्जी दूसरी एनर्जी कन्वर्ट होती है। आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करती है, आपकी मोटर को रन करने में हेल्प करती है। मोटर का काम कैसा है, रोटेशन का है। जैसे आप घर में एसी, घर में फ्रिज देख, फ्रिज का काम कैसा है, कूलिंग का काम। अभी अगर आप फ्रिज के बैक साइड में जाएंगे तो वहां पर आपको पूरा एक कूलिंग सिस्टम नजर आएगा। ये कूलिंग सिस्टम क्या करता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी वहां पर क्या करता है, वहां पर वो कंडेंसर, जो पूरा एक सिस्टम होता है, कंडेंसर, इवोपोरेटर, पंप और रोटर, ऐसे चार अप्लायंस, चार ऐसे डिवाइसेस पीछे होते हैं। ये करंट क्या करता है, आपके पंप को एनर्जी देता है, पंप रोटेट करता है। आपका पीछे कूलेंट ट्रेवल करता है, ये कूलेंट क्या करता है, अंदर एसी को, अंदर फ्रिज को कूलिंग एनर्जी देता है। वहां से एनर्जी जो एक्स्ट्रा हीट होती है उसको एब्जॉर्ब करता है। तो ये पूरा साइकिल चलता है। आपकी जैसे डैम होता है, डैम पे आपका पानी स्टोर होता है। अब जो स्टोर्ड एनर्जी होती है, हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh। कोई भी चीज अगर कोई हाइट अटेन कर लेती, इसका मतलब हमने जब उसको इस पोजीशन से उठा के किसी ऊपर की पोजीशन पर लाए, हमने उसको नीचे से ऊपर लाए, हमने क्या किया, उसमें वर्डन किया, पर हमने उसमें कुछ पॉजिटिव डाला है, वो जमीन पे है। देखो कोई भी चीज अपनी जगह से नहीं हिलती है जब तक उसके ऊपर हम कुछ एक्स्ट्रा फोर्स ना लगाए। अब हमने इस पत्थर को उठाया और ऊपर हाइट पे रख दिया, हमने क्या किया, कुछ वर्डन किया। अब इस पत्थर ने एक एनर्जी एक्वायर कर, जब ये ऊपर से नीचे गिरेगा तो नीचे जब ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा तो उसको हिट करेगा,
तो पहले हमको कुछ उसको एनर्जी देनी पड़ती, तभी वो वर्किंग करता है। ठीक है बच्चा? All right. ओके बच्चा, ओके। अब जब ये हीटिंग इफेक्ट होता है, तो इसके ऊपर क्या क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमको नोट करना होता है। फर्स्ट पॉइंट होता है द ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड। मतलब अगर वहां पर जो करंट है, अगर हाइयर करंट होगा, अगर करंट का एम्पियर ज्यादा होगा, तो इसका मतलब वहां पर बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। तो आपका जो हीट जितना प्रोड्यूस होगा, जो आपका हीट प्रोड्यूस होगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। अगर आपका करंट ज्यादा होगा तो वहां पर आपका हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। इसलिए जो एसी का वायर होता है वो ज्यादा गर्म होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल बल्ब का वायर या पंखे का वायर। दूसरा, ये किस फैक्टर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस कितना है। जो वायर हम यूज करते हैं वो कौन से क्वालिटी का है, कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है, उसका रजिस्टिविटी कितना है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। या उस अप्लायंसेस में भी जो रेजिस्टेंस लगे हैं, अगर हम जैसे आपने कभी पंखा देखो, हम घर पे जब पंखा चलाते हैं, पंखा एक आधे घंटे चलाओ, एक घंटे चलाओ, पंखे को बंद कर दो, जो बीच का पार्ट होता है उसको आप टच करना, आपको गर्म दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वहां पर जो पंखे का रेजिस्टेंस है, जो मोटर घूमती है, उससे जो हीट इफेक्ट होगा, आपको पंखे के नीचे आपको हीटिंग महसूस होता है। तो आपका रजिस्टर जो होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है फैक्टर। तो आपका हीटिंग इफेक्ट रेजिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। थर्ड चीज, इफ करंट इज पास्ड फॉर लॉन्गर टाइम, जितनी देर आप उसको पंखे को चला के रखेंगे, अप्लायंसेस को चला के रखेंगे, उतनी देर तक आपके कोलिजन्स चलते रहेंगे। तो आपका टाइम ज्यादा है। पंखे को आप 5 मिनट चलाइए, उतना गर्म नहीं होगा। आप पंखे को आधा घंटा चलाइए, वो गर्म होगा। इसलिए कुछ डिवाइसेस ज्यादा देर चलाने पर जल भी जाते हैं, अगर उनमें उनका रेजिस्टेंस छोटा रहेगा या हाइयर करंट फ्लो कर जाता है। ठीक है, कई बार जैसे समझो पीछे एमएससीबी आपने देखा ना, बल्ब फूट जाते हैं। वो बल्ब क्यों फूट जाते हैं? इसलिए फूट जाते हैं। जब इसको एच कर को कंबाइन करके लिखते हैं, तो आपका कैसा बन जाता है, H इक्वल टू, जो हीटिंग इफेक्ट होता है, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। ये हीटिंग इफेक्ट H को लिखते हैं आई स्क्वायर आर टी। अगर आपका करंट इंक्रीज हो जाए तो डबल इफेक्ट देता है। आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाए तब भी हीटिंग इफेक्ट आएगा। आपका टाइम अगर बढ़ जाए तो भी हीटिंग इफेक्ट आएगा। तो अगर आपको टोटल हीट एनर्जी कैलकुलेट करनी है किसी भी अप्लायंसेस में, भाई इस वायर से या इस इंस्ट्रूमेंट से कितना हीट प्रोड्यूस होगा, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये किसने दिया था? ये जूल्स अंकल ने दिया था। हाँ, अगर हाइयर रेजिस्टेंस होगा ना, अगर हाइयर रेजिस्टेंस होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी बात है कि वहां पर करंट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। हाइयर रेजिस्टेंस का मतलब फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है। फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है तो उसको आपको ज्यादा एनर्जी वर्डन करना पड़ेगा। जब ज्यादा वर्डन करना पड़ेगा तो वही वर्डन किस में कन्वर्ट होता है, आपका हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, रेजिस्टेंस और टाइम। तो जूल्स अंकल ने एक्सपेरिमेंट से बताया था कि H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब देखो कई बार क्या होता है, जब हम शॉर्ट सर्किट की बात करें, शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, कोई बता सकता है कि जब शॉर्ट सर्किट होता है तो आग क्यों लगती है? एनीवन कैन टेल? किसी को आइडिया है? शॉर्ट सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स मूव वेरी फास्ट, मोर करंट फ्लो। हाँ, शॉर्ट सर्किट का अर्थ होता है मोर करंट विल फ्लो। और कोई आइडिया किसी को कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है? आपको फिर एक एग्जांपल से समझाता हूं। If two wire attached to each other, therefore more current gone through. Yes, हाँ, कुछ एकदम जब बता रहे एकदम सही बात। अब मैं उसी को पूछ रहा हूँ, इसमें और क्या करते हैं? देखिए, आपको शॉर्ट सर्किट समझाता हूँ। ये आपका एक सिंपल बल्ब है।
ये आपकी जो वायरिंग होती है, पीछे जो वायरिंग आती है, ये नॉर्मली आपकी कॉपर की होती है, ये आपकी कॉपर वायरिंग होती है। ठीक है, हमको मालूम है कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है, इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका टंगस्टन वायर होता है जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इसलिए ग्लो करता है। अब कई बार क्या होता है, अभी देखो इसका सर्किट कैसा है, यहाँ से आपका करंट फ्लो करता है, यहाँ पर आता है, हीटिंग होता है और ऐसे करंट फ्लो कर जाता है। अब कई बार क्या होता है, अब देखो इसको चलाने के लिए, मान लो इसको रन करने के लिए इसका रेजिस्टेंस कैसा है, इसका रेजिस्टेंस कैसा है, ज्यादा। ठीक, इसका मतलब इसको कम करंट चाहिए, इसको कम करंट चाहिए। कॉपर वायर का रेजिस्टेंस कम होता है, इसका मतलब पीछे से जो करंट आता है वो समझो आता है आपका 5 एम्पियर का, मान लीजिए सिंपल 5 एम्पियर का करंट आपके सर्किट से इस पे आया, यहाँ पर आके करंट रिड्यूस हो जाता है। क्यों? इस वायर पे, जो टंगस्टन वायर, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर इस यहाँ से आपका करंट कम फ्लो करेगा। अब कई बार क्या होता है, अगर ये वायर, अभी देखो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है इस पार्ट पे, अगर कहीं गलती से ये वायर दोनों पहले कनेक्ट हो जाए, आपने देखा कई बार वायरिंग ऐसे आपस में कनेक्ट हो जाती है, अब क्या होता है, अब जो करंट होता है यहाँ से फ्लो नहीं कर रहा, आपका करंट यहाँ से फ्लो नहीं कर रहा, अब करंट यहाँ से डायरेक्ट फ्लो करने लगा। अब इस वायर में जब करंट फ्लो कर रहा है, करंट किसके लिए गया था, इसके लिए। अब इस वायर का उतना कैपेसिटी, अब ये हमने जो करंट भेजा है ये इसके थ्रू भेजा है। अब जब ये शॉर्ट सर्किट होता है तो यहाँ पर जो रजिस्टर था ये क्या कर रहा था, करंट को कम करने की बात कर रहा था। अब यहाँ पर आपका बहुत ज्यादा वोल्टेज है, यहाँ पर आपका जीरो पोटेंशियल होता है। अचानक से क्या होता है, इस लोकेशन से ये हायर करंट, सिस्टम से हायर करंट विड्रॉ करने लग जाता है। तो इस वायर के थ्रू जो 5 एम्पियर करंट आ रहा था वो करंट बढ़ जाता है पीछे से। जैसे ही करंट बढ़ता है तो हमारा फॉर्मूला क्या है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। जब हमारा करंट केवल 5 एम्पियर था, जब हमारा करंट केवल 5 एम्पियर था, तो जो ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग थी वो उतना हीट को सहन कर सकती थी। लेकिन अभी क्या हुआ, आपका 5 एम्पियर से करंट कितना हो गया, 20 एम्पियर। अब देखो 5 का स्क्वायर कितना था, 25, 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 400। तो 400 डिवाइड बाई 25 कितना हो गया आपका, 8 टाइम्स। आपका 8 टाइम्स तक ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। जब ये हीट प्रोड्यूस होती है, इस प्लास्टिक की कवरिंग को जला देती है और ये पीछे का पूरा प्लास्टिक कवरिंग जलता था। इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। इसलिए शॉर्ट सर्किट से आग लगने का खतरा होता है। यहाँ से कारण क्या होता है, हाइयर करंट सिस्टम में फ्लो होने लग जाता है। ये हमारा क्या था, रेजिस्टेंस, ये इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर, ये सिस्टम क्या कर रहा था, इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था। अब वो विदाउट, अब वो एक तरह से वायर कैसे, इसका रेजिस्टेंस कम है, इसका रेजिस्टेंस कम है, इसलिए यहाँ से हाइयर करंट विड्रॉ होता है। इस हाइयर करंट की वजह से क्या होता है, आपका हीटिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, इस वजह से सिस्टम में आपको आग लग जाती है। अंडरस्टूड सबको? ये आपको शॉर्ट सर्किट शायद नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाया जाता था। सबको पार्ट क्लियर कि क्या होता है, किसी को डाउट? एक्सक्यूज मी सर, यस शुभम। सर जो राइट से दो वायर के बीच में सर वो कनेक्ट हो रहे हैं, सर वो वायर चिपकते हैं पहले से ही कनेक्ट होते हैं? नहीं, कई बार क्या होता है, ये पहले से नहीं होते हैं, ये पहले से नहीं, अगर गलती से हमने ऐसा वायरिंग कर दिया, ये दोनों कनेक्ट हो गए, तब ये होता है केस। यस सर। ठीक है, तब होता है। अब इसको बचाने के लिए क्या किया जाता है, घरों में नॉर्मली ऐसा केस ना आए। ठीक है, घरों में ऐसा केस नॉर्मली नहीं आए तो क्या होता है, इसलिए हम बीच में, हमारा जैसे जो एमएससीबी का लाइन आता है वो ऐसे आता है, ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा, इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी जो आती है उसमें भी दो दो चीज होती है, समझा। एक होता है सिंगल फेज सप्लाई, आप लोगों ने सुना होगा, और एक होता है 3 फेज सप्लाई। सुना है किसी ने, सिंगल फेज सप्लाई एंड 3 फेज सप्लाई? नॉर्मली घरों में सिंगल फेज सप्लाई आता है, इंडस्ट्रीज में 3 फेज सप्लाई जाता है। सिंगल फेज का मतलब है एक लाइव वायर आएगी और एक आएगी न्यूट्रल वायर यहाँ पर,
ऐसा न्यूट्रल वायर। और जब 3 फेज की बात होगी 3 लाइव वायर आती, क्योंकि हमको करंट ज्यादा चाहिए होता है, इंडस्ट्रीज का करंट का रिक्वायरमेंट ज्यादा, तो वहाँ पर 100 एम्पियर भी चाहिए होता है, 150 एम्पियर भी चाहिए होता है, 200 एम्पियर भी चाहिए होता है। तो जब उनको ज्यादा करंट सप्लाई करना होता है इंडस्ट्रीज को, तो वहां पर करंट का नीड ज्यादा होता है, 200 एम्पियर 500 एम्पियर तक उनको करंट चाहिए होता है। इसलिए वहां पर 3 फेज सप्लाई दी जाती है इंडस्ट्रीज में। घर पे आती है सिंगल फेज। हमारा घर का नॉर्मली रिक्वायरमेंट किसी आप अप्लायंस मैक्सिमम पकड़ लो 20 एम्पियर से ज्यादा नहीं होता, जितने भी आपके अप्लायंसेस घर पे होंगे, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है, आपकी जब ये सप्लाई घर पे आती है, एक रेड वायर, एक आपकी लाइव वायर रहती है, इसको रेड वायर नॉर्मली रहती है, एक आपकी न्यूट्रल आती है जिसको हम कहते हैं ब्लैक वायर, आप लोगों ने देखी होगी, ये आपकी रेड वायर होती है। जो रेड वायर होती है, हमेशा आप कभी इलेक्ट्रिसिटी घर में वायरिंग देखना, जो रेड वायर होती है वो लाइव वायर होती है, जिसके अंदर करंट आपका फ्लो करता है। ये न्यूट्रल वायर होती है, ये नॉर्मली ब्लैक कलर की। एक थर्ड वायर होती है, वो ग्रीन कलर की होती है, ये अर्थिंग के काम आती है। अर्थिंग आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपका क्या होता है, एक मेन स्विच होता है, मेन स्विच, ये पहले होते थे, आजकल ये कम होता है। यहाँ पर एक ऐसा लीवर होता है ऊपर नीचे का, ऑन ऑफ। अगर आपको घर में कुछ काम करना होता था, आप इसको ऑफ कर देते थे, आप घर में लाइट का पूरा कनेक्शन ऑफ है, आप घर में आराम से काम कर सकते हो। इसके आगे आपका एमएससीबी का मीटर लगा होता है, जिसके थ्रू आपका बिल आता है। मीटर जो आपका टोटल रीडिंग काउंट करता है, आपके घर में कितना रीडिंग आ रहा है। ये नॉर्मली दोनों साथ में लगे होते हैं। इस मीटर के बाद क्या होता है, यहाँ पर आपके फ्यूज होता है एक, ये फ्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये ऐसा होता है, बहुत पतला सा छोटा सा ये। और जो फ्यूज होता है, ये केवल यहाँ नहीं, हमारे अप्लायंसेस जितने भी अप्लायंसेस होते हैं उसमें फ्यूज लगा होता है नॉर्मली, ठीक है। अब इसके बाद ये, और जो फ्यूज होता है ये हमेशा लाइव वायर पे लगता है। देखो ये 2 वायर होती हैं, एक रेड वायर एक ब्लैक वायर। ये फ्यूज जो होता है हमेशा लाइव वायर के साथ चलता है, ऐसे लाइव वायर के साथ। और ये दोनों वायरें आपके घर में एंटर करती हैं, आपके मीटर बॉक्स में जाती हैं, और वहां से आपका अलग अलग जगह पे फैन ट्यूबलाइट ऐसे आपकी वायरिंग, ये आपका मेन बॉक्स होता है अंदर लाइट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। अब फ्यूज का काम क्या होता है, जैसे हमको मालूम है हमारे घर पे अगर 20 एम्पियर का मैक्सिमम रिक्वायरमेंट होता है, अगर हमारे घर पे 20 एम्पियर का मैक्सिमम रिक्वायरमेंट होता है, तो हम फ्यूज नॉर्मली उससे थोड़ा सा एक बड़ा रेटिंग का लेते हैं, 21 एम्पियर या 22 एम्पियर, उससे एक हल्का सा बड़ा रेटिंग का हम क्या लेते हैं, फ्यूज वायर लेते हैं। अगर इन केस मेरे घर में अगर कितना नीड है, 20 एम्पियर मैक्सिमम, घर में शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है। अब वो उस शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए फ्यूज वायर यूज किया जाता है। अब फ्यूज वायर क्या करता है, अगर एक करंट हमारे घर में अचानक से शूट अप हो गया और ये 50 एम्पियर का मेरे घर में रिक्वायरमेंट आ गया, मतलब सारे अप्लायंसेस एकदम अचानक से एनर्जी खींचने लग गए, तो बहुत ज्यादा सिस्टम से करंट क्या करेंगे, करंट विड्रॉ करते हैं। ये क्या करेंगे, बहुत सारा करंट विड्रॉ करते हैं। अब ये फ्यूज क्या करता है, फ्यूज की लिमिट कितनी है, 22 एम्पियर। अब फ्यूज क्या करता है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये फ्यूज क्या होता है, ये इसके अंदर एक पतला सा वायर होता है, इस फ्यूज के अंदर क्या होता है, एक पतला सा वायर होता है। तो जैसे ही आपका करंट बढ़ता है, ये एकदम नेट, अगर ये 20 एम्पियर पे, ये 20 एम्पियर हमारे घर का नीड है और हमने इसको डिजाइन किया है 22 एम्पियर, तो जितना 22 एम्पियर तक ये क्या करेगा, हीट को उतना ही हीट रहेगा, इसको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर मान लो पीछे से थोड़ा सा भी करंट एक्सटेंड हो गया, ये जो वायर होता है, वायर ये ब्रेक हो जाता है। ये बहुत पतला थिन वायर होता है, ये ब्रेक हो जाता है और ये पूरी सिस्टम, पूरे सर्किट को ब्रेक कर देता है, और हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना बंद हो जाता है, और हमारे घर में लाइट्स जो ये नुकसान हो सकता था आग लगने का, वो बच जाता है। इसलिए घर में फ्यूज होना बहुत जरूरी, ये बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है शॉर्ट सर्किट से बचाने, क्योंकि शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा करंट हमारा सिस्टम खींचने लग जाता है, वहां पर ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करें तो ज्यादा करंट विड्रॉ होता है ना। जब ज्यादा करंट, मैंने आपको बताया ना, जो ये देखो हमारे घर पे जो सप्लाई आती कितनी, 230 वोल्ट नॉर्मली, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, 230 वोल्ट की सप्लाई आती है, पर ये कहाँ से आती है,
ये आती है ट्रांसफॉर्मर से, जो आपने वो डीपी बॉक्स देखे, इसमें कितना वोल्टेज रहता है 440 वोल्ट, ये इसमें इतना रहता है, पर हमारे घर पे कितना आता है 220। अब जब हमारे घर पे अगर कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ तो क्या करेगा, सिस्टम से ये एक्स्ट्रा करंट खींचना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि यहाँ पर करंट ज्यादा है, यहाँ पर 100 एम्पियर से ऊपर करंट होता है, हमारे घर पे केवल इतना आता है, ये 230/20, ये हमारे घर का डिजाइन ये हमारे घर का डिजाइनिंग होता है। पर जब हमारे घर में कुछ भी फॉल्ट आ गया, कुछ भी दिक्कत आ गया, तो क्या करेगा, वो डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मर से या डीपी से एक्स्ट्रा करंट विड्रॉ करना स्टार्ट कर देता है। जब एक्स्ट्रा करंट विड्रॉ होगा तो फ्यूज वायर समझ जाएगा, और फ्यूज वायर के थ्रू जब ये करंट फ्लो करेगा तो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। इसकी वजह से क्या होता है, ये सर्किट, ये वायर ब्रेक हो जाता है, और ये वायर के ऊपर पूरा हमारा लाइव वायरिंग होता है, लाइव वायर इसी के थ्रू जाती है। एक बार लाइव वायर का सर्किट टूट गया, हमारे पूरे घर का सर्किट ब्रेक हो जाता है, और हमारे अप्लायंसेस नुकसान होने से बच जाते हैं। सबको क्लियर है बात? इसमें कुछ पूछना तो आप लोग पूछ सकते हो। एनी क्वेश्चन टिल हियर? ऑल क्लियर? सर, कांट रजिस्टर वर्क इन दिस केस बाय स्लोइंग डाउन द करंट फ्लो? संध्या देखो, जो रजिस्टर्स होते हैं ना, दो तरह के मैंने आपको रजिस्टर्स बताए थे, एक है फिक्स्ड, एक है वेरिएबल। तो रजिस्टर्स का काम हीट जनरेशन का है, ठीक है। फ्यूज जो फ्यूज की बात कर रहे हैं बच्चा, ये फ्यूज भी एक रजिस्टर है, ये सिंपल एक वायर होता है, एक वायर एक रजिस्टर ही होता है, ठीक है। बट ये एक तरह से फिक्स्ड रजिस्टर होता है, फिक्स रजिस्टर होता है। इसके अंदर से भाई 20 एम्पियर करंट, 22 एम्पियर करंट जाएगा, इसके ऊपर करंट जाएगा तो जल जाएगा। जैसे देखो टंगस्टन वायर होता है, बल्ब के अंदर कौन सा वायर होता है, टंगस्टन, उसका कैपेसिटी ज्यादा है, उसके अंदर से कम करंट फ्लो करेगा, पर उसका रेजिस्टेंस इतना होता है कि उसमें से लाइट और हीट प्रोड्यूस होती है। आपको जो बल्ब दिखता है ना, वो बल्ब जलता है, तो उसमें से दोनों इफेक्ट होते हैं, वो गर्मी भी देता है और लाइट भी देता है। और उसका हीटिंग, उसका जो रहता है 800 सेंटीग्रेड के आसपास, वो इतना टेम्परेचर अचीव होगा तभी, तब तक वो चलता है। और जो फ्यूज वायर होता है, ये लो टेम्परेचर के लिए डिजाइन होता है। हम जो मैंने कहा ना, ये हम कैसे डिसाइड करते हैं, हम मटेरियल से डिसाइड करते हैं। भाई मेरा नीड कैसा है, मेरे को लाइट करनी है तो मैं टंगस्टन लूंगा, जहां पर ज्यादा करंट देने पर भी, मतलब ज्यादा टेम्परेचर होने पर भी वो ब्रेक नहीं करता है। फ्यूज का सेटिंग ऐसा नहीं होता है, फ्यूज का सेटिंग होता है लो टेम्परेचर पे ब्रेक करना। क्यों? जरा सा उसका टेम्परेचर ज्यादा हुआ, वो ब्रेक होना चाहिए। अगर वो ब्रेक नहीं होगा, उसका रेजिस्टेंस वो होगा, अगर मतलब रेजिस्टेंस ऐसा है कि भाई वो हीट प्रोड्यूस ही नहीं होगी, तब तो पूरा घर जल जाएगा ना। वो करंट जाता जाएगा, हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। अंडरस्टूड सब लोग? चलो गुड। तो ये फॉर्मूला है, इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कर, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ द करंट। चलिए आगे देखते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको क्या कहते हैं। द टोटल वर्क डन बाय ए करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अभी आपको होता है ना, जो उसको पुश करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को पुश करने के लिए जो काम किया जाता है, हमने हीटिंग इफेक्ट में क्या पढ़ा कि एनर्जी, हम एनर्जी क्यों दे रहे हैं, उस रेजिस्टेंस को फ्लो करने के लिए, तो इसलिए वहां पर हीट प्रोड्यूस होता है। अब उसको, इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारने के लिए, करंट को फ्लो करने के लिए हमको कुछ ना कुछ वर्क डन करना ही पड़ता है। इस वर्क डन को कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। अभी देखो आपकी वायर में क्या फ्लो करता है, आपकी जो वायर होती है उसमें क्या होता है, उसमें कितनी स्ट्रेंथ है, मतलब V, कितना स्पीड से ट्रेवल करता है I, है ना। आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपको मैंने दो चीज बताया, इलेक्ट्रॉन्स दो चीज कैरी करते हैं, एक कितनी पावर के हैं और कितनी फास्ट ट्रेवल करते हैं। तो आपकी पावर किससे पता लगती है, वोल्टेज से पता लगती है। आपकी स्पीड किससे पता लगती है, करंट से पता लगती है, ठीक है। अभी आपका क्वेश्चन कैसे, आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमने सबसे स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला पढ़ा था, V इक्वल टू W/Q, हमने पढ़ा था। V क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस, W क्या था, वर्क डन, और Q क्या था, चार्ज आपका। कि किसी पर्टिकुलर चार्ज को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे लेके जाने के लिए जो भी हमको वर्क डन करना पड़ता है, उसको क्या कहते थे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहीं पर हम इसी वर्क डन की बात कर रहे हैं
कि भाई मैंने उन इलेक्ट्रॉन्स को आगे पुश करना है किसी पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस पे, मुझे वर्क डन करना है, क्या काम करना है, मुझे इलेक्ट्रॉन को पुश करना है, तो मुझे कितना काम करना पड़ेगा, माई वर्क डन विल बी W इक्वल टू V इंटू क्यू, कि कितनी वोल्टेज के अगेंस्ट में मुझे कितने चार्जेस को लेके जाना है, कितनी वोल्टेज के अगेंस्ट में मुझे कितने चार्जेस को लेके जाना है। ठीक है, तो आपका V इक्वल टू क्या होता है, हमने पढ़ा है ना, V इक्वल टू क्या होता है I इंटू R, और Q इक्वल टू क्या होता था I इंटू T। ये दो फॉर्मूले हमने पढ़े थे स्टार्टिंग। V इक्वल टू IR कहां से मिलता है, ओम्स लॉ से मिलता है, और I इक्वल टू क्या होता था Q अपॉन T, तो आपका Q क्या हो गया IT। तो जब इन दोनों को हम मर्ज करते हैं और इसमें V और Q की जगह इसको पुट करते हैं, तो हमारा W इक्वल टू क्या बन जाता है, V की जगह बन गया IR और Q की जगह क्या बन गया IT। तो आपका वर्क डन इक्वल टू I स्क्वायर RT। ये देखो आपका हीटिंग भी यही होता था, H इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो हीटिंग जो एनर्जी होती है, आप जो भी वर्क डन करते हो, आप जो भी वर्डन करते हो, वो टोटली किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी या तो हीटिंग एनर्जी में कन्वर्ट होती है, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट और लाइट दोनों में कन्वर्ट होती है, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट और मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होती है, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी कूलिंग एनर्जी में कन्वर्ट होती है ना। तो आपकी एनर्जी तो इतनी है, ये आपकी एनर्जी है I स्क्वायर RT। ठीक है, यही एनर्जी कभी हीट में कन्वर्ट होती है, कभी मैकेनिकल में कन्वर्ट होती है, कभी लाइट में कन्वर्ट होती है, और कभी कूलिंग में कन्वर्ट होती है। तो आपकी टोटल एनर्जी, इसलिए एनर्जी एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफॉर्म होती है एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में। अंडरस्टूड ये बात। तो आपका हीटिंग है, इसलिए आपका हीटिंग एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोनों का फॉर्मूला सेम रहता है, क्या रहता है I स्क्वायर RT। The work done is the current measure, same चीज। Understood? इसी फॉर्मूले को हम सेम ऐसे भी लिख सकते हैं, W इक्वल टू H, इसलिए वर्क डन इक्वल टू हीट एनर्जी इक्वल टू, ये तीन फॉर्मूले इसके बन जाते हैं। देखो आपका क्या है, H इक्वल टू I स्क्वायर RT। कुछ क्वेश्चन में आपको VIT भी आप इसको लिख सकते हो, VIT वो भी सेम है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, V स्क्वायर अपॉन RT। हमने सिर्फ क्या करना है, V और I को चेंज करना है, उससे हमारा काम हो जाता है। बहुत इजी न्यूमेरिकल्स है, इसमें कोई ज्यादा टफ न्यूमेरिकल्स नहीं आते। ठीक है, अब इन तीनों के बीच में रिलेशन होता है। अच्छा, एक नेक्स्ट टर्म और आती है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। तो हमने फर्स्ट चीज क्या पढ़ी, हीटिंग इफेक्ट। सेकंड हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स को पुश करने के लिए जो रेजिस्टेंस होता है, उसको ओवरकम करने के लिए जो भी हम एनर्जी सप्लाई करते हैं वर्क डन के फॉर्म में, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी हीट एनर्जी, कूलिंग एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी के फॉर्म में डिसिपेट होती है या ट्रांसफॉर्म होती है। ठीक है, अभी और अब हम पढ़ते हैं पावर। ठीक है, अब कोई इंस्ट्रूमेंट कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसकी पावर कितनी, वो कैसे निकालते हैं। तो द रेट एट विच वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिकल करंट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल पावर, या दूसरी डेफिनेशन में, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड और हीट एनर्जी इज डिसिपेटेड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल पावर। मतलब वो जो करंट काम कर रहा है, वो कितनी पावर से काम कर रहा है, ठीक है। तो पावर क्या होती है, द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस रेट से काम कर रही है। तो हमारा W क्या निकला था अभी, VIT। ठीक है, इफ ए करंट I फ्लो थ्रू ए कंडक्टर फॉर ए गिवन टाइम। ठीक है, हम वर्क डन हमने ऊपर वही निकाला था अभी, W इक्वल टू VLT। देखो ये हमारा ये वाला फॉर्मूला, दिस वन, ये वाला VIT। ठीक है, पावर क्या होती है, वर्क डन अपॉन टाइम। और क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम।
तो इसको डिवाइड बाय कर देंगे टी, तो P इक्वल टू W/T, तो हमारे क्या आ जाएगा VI। तो पावर इक्वल टू क्या होता है वोल्टेज इंटू आई, करंट। आपने कभी अपने घर पे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आप लोग देखो, ठीक है, उस पर दो चीज बहुत मेंशन होती है। एक मेंशन होता V कि उसको कितना वोल्टेज चाहिए, एक मेंशन होता पावर, वो 40 वोल्ट का है, वो 100 वोल्ट का है। देखो वोल्टेज की यूनिट होती है वोल्ट, याद रखना, दोनों में कंफ्यूजन मत होना। इसकी यूनिट होती है V, ठीक है। पावर की यूनिट होती है वॉट, WAT, वॉट। एक वोल्ट होता है, एक होता वॉट, इसको हम W से डिनोट करते हैं। तो पावर इक्वल टू क्या हो गया VI। तो हमारे घर पे जो भी इंस्ट्रूमेंट आते हैं, ठीक है, उस पे लिखा होता है इसको कितना वोल्टेज चाहिए, जैसे आपको मैंने पहले बताया था, और इसको कितना पावर लगता है। मतलब इसको पावर लगने का मतलब ये जब चलेगा ये कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, ये दो चीज लिखी होती है, ठीक है, ये दो चीज लिखी होती है। अब आप अपने पूरे घर का आप सब कुछ निकाल सकते हो इसको जान के, ठीक है। अब होता कैसा है देखो, अब हम घर के अप्लायंसेस की बात करें। मान लीजिए मेरे घर पे एक लाइट बल्ब है, मुझे कैसा पता लगेगा कि भैया कितना करंट विड्रॉ करेगा और इसको कितना रेजिस्टेंस इसके अंदर आपको निकाल सकते हो, ठीक है। आपके लाइट बल्ब के ऊपर ऐसा लिखा है 230 वोल्ट एंड 60 वोल्ट, ये हर मशीन पे लिखा रहेगा, कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट देखें, इतना अगर आपको पता है आप सब कुछ निकाल सकते हो, ठीक है। अब लाइट बल्ब पे लिखा है 230 वोल्ट, मतलब इसको इतना वोल्टेज चाहिए। ये आपको क्या बताता है, ये इसका नीड, इसको कितना वोल्टेज का नीड है। और ये क्या बताता है, हाउ मच पावर या हाउ मच एनर्जी इट विल कंज्यूम, कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, याद रखना, ठीक है। अब इस पे देखो, आप इसको देखते ही आप दो चीज निकाल सकते हैं, आई और आर, ठीक है। अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था P इक्वल टू VI, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या निकालना है, R निकालना है। तो I इक्वल टू क्या होता है V/R, ये सबने पढ़ा है, ओम्स लॉ बार बार काम आएगा। इस I को यहां पर पुट करेंगे तो क्या बन गया P इक्वल टू V इंटू V/R। इसका मतलब P इक्वल टू V²/R। आपको देखो चार चीज होती है, PVIR, याद रखो इलेक्ट्रिसिटी में चार चीज होती है, PVIR। इसमें से आपको कोई भी दो चीज पता हो, कोई भी दो चीज पता हो, बाकी दोनों निकाल सकते हो, ठीक है। अभी देखो इस फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे, R निकालेंगे। तो R इक्वल टू क्या हो गया, R इक्वल टू क्या हो गया V²/P। माय डियर आर्यन, V हमको पीछे जो MACB सप्लाई करता है ना, वहां से पता लगता है कि हमारा V कितना है, अंडरस्टूड। V तो हमको पीछे से आता है जो हमको MACB सप्लाई करता है, ठीक है। और जो मैन्युफैक्चर होता है इस V के ऊपर अपना पूरा डिजाइनिंग करता है, ठीक है। अब देखो R कितना निकलेगा, R इक्वल टू V कितना है 230 इंटू 230 अपॉन P, पावर इसकी कितनी है 60। हाई I बिकम P इक्वल टू क्या है V इंटू आई, पावर इक्वल टू क्या है वोल्टेज इंटू आई। अब I इक्वल टू क्या होता है V/R, इस I को यहां पुट किया तो क्या बन गया V इंटू V/R, ठीक है। नीचे R भी है भाई, उसको भी देखो, ठीक है। अब इसको कैंसिल करेंगे, रफली 4 के आसपास जाएगा, रफली मैं रफली पकड़ रहा हूँ, 6 4 24, रफली कितना आ गया 0 12 1 कैरी 920 ओम्स। इसका मतलब मेरा जो बल्ब है 920 ओम्स का है। तो मुझे मैन्युफैक्चरर से पूछने की जरूरत नहीं है कि इसमें कितना ओम्स का लगे, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो 230 वोल्ट पे डिजाइन होते हैं, उसके ऊपर लिखा रहेगा 230 वोल्ट 110 वोल्ट लिखा रहता है। तो ये कौन बताता है, ये मैन्युफैक्चरर बताता है। फिर मैन्युफैक्चरर ये भी बताता है ये कितना पावर कंज्यूम करेगा, ये कितना पावर कंज्यूम करेगा, ठीक है।
अब हमको क्या पता लग गया, इसका रेजिस्टेंस कितना है। तो ये मैन्युफैक्चर इसके अंदर जो आपका बल्ब है ना, बल्ब के अंदर ऑलरेडी ये आपका फिक्स्ड रजिस्टर है, ये आपका फिक्स रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 920 ओम्स। अब आपको जानना है भाई इसमें से इस बल्ब में से कितना करंट फ्लो करेगा, वो भी निकाल सकते हैं। V इक्वल टू क्या होता है आई आर। V कितना है 230, I हमको निकालना है, R कितना है 920, रफली कितना आएगा, रफली आपका 0.4 के आसपास या 35 के आसपास आएगा रफली, मैं रफली निकाल रहा हूँ। तो आपको आई भी पता लग गया। तो आपको क्या पता है, V पता है 230 वोल्ट, आपको पावर पता था कितना है 60 W वॉट, आपने क्या निकाला रेजिस्टेंस निकाला, आपने क्या निकाला करंट निकाला। तो आपको दो चीज पता होती है, आप बाकी सब चीजें निकाल सकते हो। क्या ये सबको क्लियर है? ये पार्ट सबको क्लियर है? हाँ मैंने आपको रफली बताया, मैंने आपको फुल कैलकुलेट नहीं किया, मैं आपको रफली बताया, ठीक है, रफली इतना आता है। अब होता क्या है, आपके घर पर लाइट बिल कैसे आता है, अब आपको वो भी समझाता हूँ। जो एमएससीबी होती है, आप देखो हमारा मीटर चलता रहता है, उस पर काउंटिंग चलती है। एमएससीबी क्या नोट डाउन करती है, एमएससीबी नोट डाउन करती है हमने कितनी यूनिट कंज्यूम की, वो तो सिर्फ यूनिट कंज्यूम बोलता है, उसने कितनी यूनिट कंज्यूम की। एक्चुअल में कंजम्पशन क्या है, कंजम्पशन होता है हमने कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने कितना कंज्यूम किया है। आपको देखो ऐसे ऐसा आता बिल, हमारे घर का लाइट बिल कितना है 120 यूनिट्स, कितना लाइट बिल आया मान लो 120 यूनिट्स आया। वो जो मीटर घूमता है वो क्या कैलकुलेट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। आपका जो 1 यूनिट होता है, 1 यूनिट दैट इज इक्वल टू 1 kWh। अब ये क्या होता है बताता हूँ। आपका जो पावर होता है, पावर को किस में कैलकुलेट करते हैं, वॉट, ठीक है, मैंने बोला 60 वोट, ठीक है, तो पावर किस में कैलकुलेट होता है, वॉट में। तो वोट छोटा यूनिट होता है, इसका बड़ा यूनिट होता है किलो वॉट, है ना, वॉट छोटा यूनिट होता है, इसका बड़ा यूनिट कौन सा, किलो वॉट। तो इंटू 10 की पावर 3 करेंगे तो क्या बन जाएगा, किलो वॉट, ठीक है। अभी मान लो मेरा एक बल्ब है, ये 100 वोट का है, 100 वोट का है। लाइट बिल कैसे कैलकुलेट होता है, मेरा बल्ब एक दिन में कितने घंटे चलता है, मेरा बल्ब मान लीजिए ये एक दिन में वन डे में ये 10 आवर्स चलता है। तो मेरा कैलकुलेशन कैसा होगा, मैंने कितना पावर कंज्यूम किया, कैसे निकलेगा, टोटल वॉट इनटू नंबर ऑफ आवर्स। तो इस बल्ब की रेटिंग कितनी थी 100 वॉट, एक दिन में कितने घंटे चला 10 आवर्स, तो क्या बन गए 1000 वॉट आवर। अब मैं 1000 वोट को कैसे लिखता हूँ, 1 किलो वॉट आवर, और 1 किलो वोट और किसके इक्वल होता है 1 यूनिट के। तो ये मेरा मीटर पे क्या हो जाएगा, जो मेरा मीटर चलता है उस पे मेरा 1 यूनिट ऊपर चला जाता है। तो ऐसे हमारे बल्ब हैं, ट्यूबलाइट हैं। अच्छा एक मिनट रुको, मैं लाइट ऑन कर देता हूँ थोड़ा, 1 सेकेंड।
इसी तरह हमारे घर में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हम एक एक करके सबका निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जहां पर हम अपने घर का लाइट बिल निकालेंगे। ठीक है, चलिए, एक नॉर्मल हाउस बिल, एक 2 BHK फ्लैट है, उसमें देखो क्या क्या हो सकता है। आज के एलईडीज आती हैं, तो हम मान लेते हैं 4 एलईडीज हैं। एलईडीज नॉर्मली 15 वॉट की होती हैं, सबने देखा है। और नॉर्मली एक दिन में मान लो ये 8 घंटे ऑपरेट करती है। और क्या हो सकता है, एक वॉशिंग मशीन हो सकती है। वॉशिंग मशीन का नॉर्मली रेटिंग होता है आपका 2500 वॉट। ये नॉर्मली घर में 1 घंटे चलती है अगर वॉशिंग मशीन आप डेली यूज करो। हमारे घर पे एक टीवी है मान लीजिए, इसका पावर काफी कम होता है, ये हार्डली आपका 40 वॉट के आसपास। घर में आप इसको लगभग 10 घंटे तो पक्का देखते हो। और क्या हो सकता है, आपके घर में फैन हो सकते हैं। 2 बेडरूम है तो मतलब आपके घर में 3 फैन पक्का होंगे। फैन का नॉर्मली जो वोल्टेज रहता है कुछ 40 वोल्ट के आसपास ही होता है। ये भी नॉर्मली अगर सीजन है 10 घंटे पक्का चलेगा। नॉर्मली 15-20 घंटे चलते हैं फैंस। और क्या हो सकता है, एक गीजर भी हमारे घर पे है जो पानी गर्म करने के लिए यूज करते हैं। इसका रेटिंग होता है 500 वॉट। ये नॉर्मली 1 घंटे चलता होगा। यस, एक फ्रिज रहता है, फ्रिज का भी रेटिंग 1500 के आसपास, 1500 वॉट। ये तो आपके 24 घंटे चलता है, 24 आवर्स। ठीक है, हम इतना एक सेटअप मान लेते हैं भाई घर में इतना है। अब हमको इसका क्या करना है, लाइट बिल कैलकुलेट करना है। तो हमको क्या निकालना है, टोटल हमारे घर का KWH। याद रखो, हमको टोटल KWH निकालना है। ठीक है, अभी देखो नंबर ऑफ एलईडीज कितने हैं, 4। तो 4, एक का वोट कितना है, 15 इंटू 15 कितने घंटे चलता है, 8। कितना आएगा बताओ, 15 4 जा 60, 480, 480 वॉट आवर। ठीक है, ऐसी करके हम एक एक का निकालेंगे। चलो, सेकंड है वॉशिंग मशीन। एक ही मशीन है, 1 इंटू 255 इंटू 1, तो 2500 वॉट आवर। टीवी 1 इंटू 40 इंटू 10, 400 वॉट आवर। 3 फैन है हमारे पास, 3 इंटू 40 इंटू 10, तो 1200 वॉट आवर। गीजर 1 इंटू 1500 इंटू 1, तो नंबर ऑफ क्वांटिटी इंटू पावर इंटू टाइम, तो 1500 वॉट आवर। फ्रिज 1 इंटू 1500 इंटू 24, कितना आएगा रफली, 0000, 15 चौके 60, 6 15 दूनी 30 और 3 36 वॉट आवर। चलिए, इसको प्लस करके बताइए टोटल कितना हो गया। एड एवरीवन एंड प्लीज टेल मी द टोटल सम। जीरो 8 4208, एक बार चेक कर लो सब लोग, 4208 वॉट आवर। ये हमारे एक दिन का है। ये हमारे कितने दिन का है, एक दिन का है। ठीक है, वैसे हमने कुछ ये फिगर्स कैसे हैं, हाइपोथेटिकल फिगर्स है। ठीक है, एग्जैक्टली फिगर्स नहीं है। ठीक है, अभी देखो अब क्या करना है, 1 डे, इसको हम किलोवाट आवर में चेंज करेंगे, इसको किलोवाट आवर में, तो 420080 डिवाइड बाय 1000, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोवाट आवर में। तो रफली आपका कितना हो जाएगा, 123, तो आपका 42.08 KWH। या आप इसको कह सकते हो 1 डे में हमने रफली 42 यूनिट्स कंज्यूम की। ये बहुत हाइपोथेटिकल डाटा है क्योंकि आपका शायद ये फ्रिज का मैंने ज्यादा रेट नहीं, फिर शायद इतना कंज्यूम नहीं करता। 30 डेज इंटू 30 करेंगे सिंपली, तो 30 इंटू 42, 120 यूनिट्स। रेट ऑफ यूनिट जो आपको एमएससी बताती है, ₹2 पर यूनिट।
अच्छा, हमने 1000 से क्यों डिवाइड किया? देखो ये यूनिट किस में है? वॉट आवर में। किस में है? वॉट आवर। वॉट WH वॉट आवर, इसको हमको किस में चेंज करना है? किलो वॉट आवर। तो किलो वॉट आवर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे। अंडरस्टूड अभी? ठीक है, यस। तो देखो 30 डेज में कितनी यूनिट हमने कंज्यूम की? 1260। रेट ऑफ यूनिट क्या है? रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितना है? ₹2 पर यूनिट। तो टोटल बिल आपका आ जाएगा 1260 इंटू 2, 0152, लगभग 2500 के आसपास आपका लाइट का बिल आ जाएगा। तो इस तरह से एमएससीबी सिर्फ क्या देखती है? एमएससीबी देखती है कि भाई आपने कितना यूनिट कंज्यूम किया। अब ये जो होता है, जो ये आपका मीटर का जो रीडिंग चलता है, आपका जो मीटर होता है ना, मीटर पे जो रीडिंग चलती है, ये एक्चुअल में क्या करती है? करंट काउंट करती है। याद रखना हमेशा। आपका क्या, देखो आपकी सर्किट से क्या फ्लो हो रहा है? अब वोल्टेज तो फिक्स आपका 230 वोल्ट, ठीक है। एमएससी पीछे से आपको 100 एम्पियर का सप्लाई करती है, ठीक है। आप इसमें कितना करंट कंज्यूम करोगे अपने घर पे, जितना आपका करंट फ्लो होता है उस हिसाब से ये आपका मीटर का रीडिंग चलता रहता है। तो घर पे आपके अगर अप्लायंसेस कम चलेंगे तो आपका करंट कम कंज्यूम होगा, ठीक है। तो उसको पर डिपेंड करता है। इसलिए मम्मी बोलती है जब एक्स्ट्रा सामान मत चलाइए, टीवी फ्रिज मत खरीदो। फिर क्या करते हैं? हमारा कंजम्पशन कम होता है। किसका कंजम्पशन कम होता है? करंट का कंजम्पशन कम होता है। अब किसी को बिल निकालने में कोई है डाउट? सबको आया बिल निकालना कि हम अपने घर का बिल कैसे निकाल सकते हैं? तो इसलिए हमको लाइट अगर बचानी है तो अप्लायंसेस जो ज्यादा देर चलते हैं उनको हमको ज्यादा देर नहीं चलाना चाहिए, जो ज्यादा कंजम्पशन होते हैं। दूसरा चीज, अगर मार्केट में सेम वोल्टेज के लिए अगर कम पावर, जैसे पहले बल्ब आते थे वो 100 वोट के होते, फिर बाद में वो 60 वोट के भी आए, बाद में आपकी ट्यूबलाइट्स आई, जो ट्यूबलाइट होती है 40 वोट की होती है। आजकल एलईडीज आती है जो 5 वोट 10 वोट की भी होती है। तो उनका मतलब उनका लाइट उतना ही रहता है, बट वो एनर्जी कंज्यूम कम करती है। अच्छा, फ्रिज ज्यादा क्यों कंज्यूम करता है? वो इसलिए कंज्यूम करता है क्योंकि जब फ्रिज बंद होता है तो अंदर हीट कम जनरेट होगी। और आपकी जो सब्जियां होती हैं वो क्या होती हैं? अब ठंडी हो चुकी हैं, इसका अंदर हीट नहीं है, तो उसका जो कूलिंग साइकिल होता है वो डिले हो जाता है ना। उसका कूलिंग साइकिल डिले होता है। आप फ्रिज को ओपन कर देते हो तो क्या होता है? अंदर का कूलिंग एनर्जी कहाँ चला गया? एटमोस्फेयर में चला गया, ठीक है। अंदर जितना भी ठंडक था कहाँ चला गया? बाहर चला गया। अब आपने उसको सेटिंग करके क्या रखा है कि भाई मेरे को अंदर का टेम्परेचर कितना चाहिए? 5 डिग्री चाहिए, 5 डिग्री सेंटीग्रेड। बाहर रूम टेम्परेचर कितना है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपका जो कूलिंग है कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा है। इसलिए आप जब फ्रिज खोल के रखते हो तो आपका लाइट का कंजम्पशन, क्योंकि उसको बार बार कूलिंग करना पड़ता है, उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, उसको एनर्जी कंटिन्यूस चाहिए होती है उस टेम्परेचर को मेंटेन करने, ठीक है। सर, हाउ विल वी नो हाउ मच वॉट ईच ऑब्जेक्ट हैज कंज्यूम्ड? हाँ ऋतुजा बच्चा, ये एक्चुअली ऋतुजा इसके ऊपर लिखा होता है। मैं आपको बताया ना, जो अप्लायंसेज होते हैं, जो आपके अप्लायंसेज होते हैं उस पर लिखा होता है 230 वोट एंड 60 वोट। ये कंज्यूम करेगा ही करेगा, ये जब भी चलेगा ये कंज्यूम करेगा ही करेगा। सर, व्हाट इज द रेट ऑफ यूनिट? यूनिट का कोई वो नहीं होता। हाँ, 1 यूनिट इक्वल टू 1 kWh, किलो वॉट आवर, ठीक है। हाँ, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो आप कोई भी आप इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस देखते क्या लिखा होता है? 230 वोट, मतलब इसको इतना वोल्टेज चाहिए अच्छा परफॉर्म करने के लिए। और जब ये 230 वोल्टेज इसको मिलेगा, जब इसको 230 वोल्टेज मिलेगा तब ये इतना एनर्जी कंज्यूम करेगा। मान लीजिए वोल्टेज कम हो गया तो आपका ये भी कम हो जाता है, याद रखिएगा। 1 यूनिट कॉस्ट हाउ मच रुपीज? संध्या बेटा, ये सिटी टू सिटी डिपेंड करता है, ये स्टेट टू स्टेट भी डिपेंड करता है। जैसे आपके महाराष्ट्र में नॉर्मली मैंने देखा जो फर्स्ट स्टार्टिंग यूनिट्स होते हैं, अगर आपका 0 to 100 यूनिट्स अगर आप कंज्यूम करते हो तो दे चार्ज यू ₹2 पर यूनिट। पर अगर आपका कंजम्पशन 100 यूनिट से ज्यादा है,
अगर आपका कंजम्पशन 100 तो ऐसे लिखा होता है। आप कभी लाइट बिल घर का देखना, आपका जो घर पे लाइट बिल है, आप लाइट बिल को ध्यान से देखना, उस पर लिखा होता है 200, 100 से 200, यहाँ पर रेट आपका 4 रुपीज पर यूनिट हो जाता है। अगर आप उससे ज्यादा कंज्यूम करते हो तो ये बढ़ जाता है। ये आपके घर का है। इंडस्ट्रीज का महंगा होता है, जो ऑफिस वगैरह होते हैं ना, ऑफिस, हम जैसे ऑफिस में जो हमारा जैसे डिगी वाला ऑफिस है, उसका एक यूनिट का कॉस्टिंग 10 रुपए आता है, अगर वो 0 से 100 के बीच में भी है। जैसे घर पे कितना होता है, सिर्फ 2 रुपीज, ऑफिस का कितना होता है 10 रुपीज। ठीक है, उसके अलावा अब इसके यूनिट्स के अलावा उसके बहुत सारे टैक्सेस होते हैं। आपको इतना होता था, लगभग 40% तो हमारे टैक्स बनता है। अगर आपका बिल समझो एक्चुअल कैलकुलेशन से 100 रुपीज आता है, ठीक है, अगर 100 रुपीज आता है तो टैक्सेस जितने की 40 रुपीज तो टैक्सेस का लग जाता है, तो आपका नॉर्मली बिल 140 रुपए के आसपास आता है। ठीक है, ऑफिस के महंगे किस लिए होते हैं, वो तो यार एमएससीबी ने डिसाइड किया ना, वो तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। इसलिए घरों का लाइट बिल कम होता है, ऑफिस का बिल ज्यादा होता है। अभी सबको क्लियर, कमर्शियल यूनिट, इसी को हम क्या कहते हैं, कमर्शियल 1 KH 1 यूनिट होती है। इसको नॉर्मली भाषा में क्या कहते हैं, 1 कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इक्वल टू 1 kWh। मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट कितने वोट का है और कितनी देर चलता है। इसलिए हमको लाइट वेस्टेज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर हम लाइट वेस्टेज कम करें, हमारे लाइट का बिल कम आएगा। चलिए अब इसी टॉपिक में हम आगे चलते जो हमने छोड़ दिया था। यस, P इक्वल टू वी आई पढ़ लिया था। इसी को आप 3 फॉर्मूले में और लिखते हो। एक होता है आपका P इक्वल टू वी आई, दूसरा इसका फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, पावर निकालने के लिए। इसमें क्या किया उन्होंने, सिर्फ आई को किसमें चेंज कर, वी को किसमें चेंज कर दिया, वी इक्वल टू क्या कर दिया उन्होंने, आई आर। तो क्या बन गया, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। P को ऐसे भी निकाल सकते हैं। एक तरह से रिलेशन आपको ना, ये 3 चीजें P V I R, आपको कोई भी 2 पता हो और बाकी 2 निकाल सकते हो सिस्टम से। तो आपके लिए बढ़िया सा एक चार्ट है इसमें, ये देखो 4 चीजें हैं। अगर आपको V है तो V का रिलेशन किससे है, आई आर। P से रिलेशन क्या है, P अपॉन आई, और आपको V इक्वल टू अंडरस्कोर P अपॉन आर। तो एक चार्ट है, आपको मैं सेंड करूंगा, आपको इजी रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये 4 मेन होते हैं इलेक्ट्रिसिटी, P V I R, और ये सब के आपस में रिलेशन है। V को वोल्टेज को क्या बोलते हैं, वोल्ट, पावर को वॉट, करंट को एम्पियर, रेजिस्टेंस को ओम। चलिए आगे चलते हैं। ये आपको मैंने सिखा दिया, देखो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट इनटू 1 आवर। अब इसका मतलब क्या होता है, ये इतना एनर्जी कंज्यूम करता है। हम जो 1 यूनिट लिखते हैं ना, 1 किलोवाट आवर, इसने कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किया, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे निकाला इन्होंने, देखो ये कैसे निकाला, 1 kWh, ठीक है ना। तो 1 किलोवाट कितना होता है, 1000 वाट। आवर को किसमें चेंज कर दिया, सेकंड में चेंज कर दिया, तो 3600 सेकंड। वोट का यूनिट क्या होता है, वोट का यूनिट होता है जूल्स पर सेकंड। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था, वोट इक्वल टू जूल्स पर सेकंड। तो यहाँ पर आपका आ गया 1000 वोट की जगह जूल्स पर सेकंड इंटू 3600 सेकंड। सेकंड से आपका सेकंड कैंसिल, तो आपका क्या बच गया, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। बहुत इजी कंसेप्ट है, इसलिए मैंने आपको ज्यादा बताया नहीं। ठीक है, तो आपका 1 किलोवाट का मतलब, जब आपके घर पे 1 यूनिट कंज्यूम हुआ, उसने कितना जूल एनर्जी कंज्यूम किया, इतना उसने जूल एनर्जी उसने कंज्यूम किया। ठीक है, तो अभी आराम से निकाल, कोई बड़ी चीज नहीं, आपको मैं निकालना बता दिया। और कुछ लिखा है, यस। तो देखो यहाँ पर एक आपके लिए स्पेशल नोट है, इट इज रॉन्ग टू थिंक दैट इलेक्ट्रॉन्स आर कंज्यूम्ड इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। याद रखना, इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम नहीं होते when electrons flow through it. In fact, the energy, we provide energy to set these electron in motion
थ्रू द इलेक्ट्रिकल सर्किट। हम कुछ एनर्जी देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को मोशन करने के लिए। whatever electricity we pay an electricity board or electrical company, it is on account of energy what they provide to keep the electrons keep moving in the circuit। तो जो MACB कंपनी है या जो इलेक्ट्रिकल कंपनी होती है, वो जो एनर्जी देती है, किसको एनर्जी देती है? इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए, वो उसका बिल चार्ज करती है हमेशा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम नहीं होता, आपके इलेक्ट्रॉन सर्किट में बरकरार रहते हैं। पर उस इलेक्ट्रॉन, जैसे आप देखो आपका नॉर्मल ड्राई सेल बैटरी क्या होता है, आपने अपनी घड़ी में आपने एक बैटरी लगा दिया, ठीक है, वो बैटरी कुछ महीने चलती है, फिर आपकी घड़ी चलनी बंद हो जाती है। आप क्या करते हो? मार्केट से दूसरी घड़ी लाते हो, उसको उसमें चेंज कर देते हो। ठीक है, उसी तरह अब आपने जो सेल चेंज किया, क्या करता है, और उसकी एनर्जी पूरी खत्म हो चुकी, इसलिए वो घड़ी ने चलना बंद कर दिया है। ठीक है, अब जब आपने एक नई घड़ी लाई, तो उसमें नई एनर्जी थी, उसमें केमिकल रिएक्शन कंटिन्यू होती है, आप फिर से आपकी घड़ी चलने लग जाती है। उसी तरह आपके जो घर में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, इन इलेक्ट्रॉन्स को कंटिन्यूअस रन करने के लिए MACB क्या करती है, वो वोल्टेज के माध्यम से, पीछे से क्या आता है, पीछे से वोल्ट आता है, ये क्या करता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। अगर इसको सिंपल भाषा में समझे, पीछे से क्या आती है, वोल्टेज आती है, वो क्या करती है, हमारे घर में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने से क्या होता है, आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव होते रहते हैं। तो MACB क्या करती है, ये वोल्टेज पीछे से प्रोवाइड करती है। तो जो एनर्जी इनको लगती है इस वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए, वो उसका बिल चार्ज करते हैं। अंडरस्टूड? अमित आपको चार्ट भेज दूंगा मैं ग्रुप पे, तो आपको मिल जाएगा। ये पार्ट सबको अंडरस्टूड है जो मैंने आपको बताया? MACB जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती है वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए, उसका वो हमसे चार्ज करती है। ठीक है, ये आपको मैंने सिखा दिया कि R कैसे निकालते हैं और आपको I कैसे निकालते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू आपको हम बता चुके पहले ये चीज। अब हीटिंग इफेक्ट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ पर आता है, आपको मैंने पहले बता दिया था चीज तो। ठीक है, इलेक्ट्रिकल आयरन, इलेक्ट्रिकल गीजर, इलेक्ट्रिकल टोस्टर, इलेक्ट्रिकल ओवन, इलेक्ट्रिकल केटल, ये इसके डिजायरेबल यूज है, जहां पर हम इस हीट को यूज करते हैं हीटिंग इफेक्ट के लिए। आपका इलेक्ट्रिकल बल्ब, जहाँ पर आपका टंगस्टन होता है अंदर मटेरियल, इसका मेल्टिंग पॉइंट देखो हाई होता है। ठीक है, ये चीज हमने शायद पहले पढ़ा दी थी, आपको फिर से पढ़ा था। इलेक्ट्रिकल बल्ब is used to provide light by heating its filament. The filament is made of a strong metal which has high melting point and it does not melt at high temperature. तो इसको पर हीटिंग का इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, फिर आपको मैंने इलेक्ट्रिकल फ्यूज समझाया था, आपका मैंने इलेक्ट्रिकल फ्यूज आपको समझाया था। इट इज ए सेफ्टी डिवाइस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। क्या काम आता है? इफ ए लार्जर करंट, इफ ए करंट लार्जर देन द specified value flow through the circuit, the temperature of the fuse wire increases and it melt and break the circuit. हीटिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है, ये वायर मेल्ट हो जाता है और सर्किट ब्रेक हो जाता है। फॉर डोमेस्टिक पर्पस, हमारे घरों में नॉर्मली जो एम्पियर यूज होता है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर तक के यूज होते हैं फ्यूज वायर। तो आपको एग्जांपल दिया है, मान लो हमारे घर का रेटिंग 5 एम्पियर मैक्सिमम है, तो हम जो फ्यूज वायर सेलेक्ट करेंगे वो कितने का सेलेक्ट करेंगे, 5 एम्पियर का। या कोई अप्लायंसेस है, मान लो अप्लायंसेस है, देखो यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया है, वो आपको मैं समझा चुका हूँ। जैसे यहाँ पर एक अप्लायंसेस है जो कितना करंट विड्रॉ करता है, इतना, वो 1000 वोल्ट का है, कितनी वोल्ट है, 220 वोल्ट। ये कितना आई कितना कंज्यूम करेगा, 4.5 A। तो आपका जो इंस्ट्रूमेंट होगा उसमें जो फ्यूज लगा होगा वो 5 एम्पियर का होगा, इससे हल्का सा ज्यादा। तो अगर पीछे से अगर एक्स्ट्रा करंट आ गया 6 एम्पियर का, तो फ्यूज ब्रेक हो जाएगा, सर्किट ब्रेक कर देगा और आपके इंस्ट्रूमेंट को खराब होने से बचा लेता है। तो फ्यूज केवल घर के बाहर नहीं लगता MACB के पास में, वो आपके अप्लायंसेस में लगता है। जैसे मैंने आपको बताया जैसे होता है क्या बोलते हैं उसको, इन्वर्टर, इन्वर्टर के पीछे भी फ्यूज लगा होता है, वो कई बार खराब हो जाता है। ठीक है, तो आपके कुछ आपके फ्रिज वगैरह होता है, फ्रिज में भी आपके लगा होता है फ्यूज वायर, आपके टीवी में भी फ्यूज वायर लगा होता है। जो भी आपके प्रीशियस इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जहां पर अगर वहां पर आग लग जाए उसको ज्यादा खतरा होता है, वहां पर फ्यूज अलग से जो मैन्युफैक्चर होता है प्रोवाइड करता है। भाई इसका कंजम्पशन रेटिंग इतना है,
ठीक है, उसको पता है कि मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है इतना वॉट एनर्जी कंज्यूम करता है, उसको पता है मुझे घर में इतना सप्लाई मिलता है, तो इसलिए वो अपनी जो मशीन होती है उसमें एक ऑलरेडी ऐसा फ्यूज रेटिंग हमको दे के अंदर भेजता है, वो ऑलरेडी मशीन में होता है। तो कभी अगर उसका इंस्ट्रूमेंट अगर हायर करंट विड्रॉ करेगा तो सर्किट ब्रेक होता है, तो हमारा जो इक्विपमेंट है वो खराब होने से बच जाता है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर आपका थ्योरी पार्ट लगभग पूरा खत्म हो गया, अभी थ्योरी में कुछ नहीं बचा है, अब इससे बचे न्यूमेरिकल्स। एक बार फटाफट सब लोग अटेंडेंस दे दो, और जो बच्चा आज एब्सेंट है उनको आज मैं कॉलिंग करूँ। जस्ट फटाफट सबका एक बार अटेंडेंस आ जाना चाहिए। तो फटाफट अटेंडेंस दो सब लोग एक बार फटाफट। अब बचे 2 दिन हम लोग केवल न्यूमेरिकल्स करेंगे फिजिक्स में, तो आपके न्यूमेरिकल्स एकदम पक्के हो जाएंगे। चलो हो गया सबका अटेंडेंस? यस। संध्या नॉर्मली इसमें थ्योरी पार्ट आता है, ठीक है। हाँ अभी होमवर्क डिस्कस करेंगे ना, तो इसलिए मैंने होमवर्क का शीट निकाल लिया। थ्योरी पार्ट थोड़ा कम आता है, न्यूमेरिकल पार्ट थोड़ा ज्यादा आता है, खासकर V इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ के क्वेश्चंस आते हैं, ये रजिस्टर्स के क्वेश्चन आते हैं, सीरीज सर्किट पैरेलल सर्किट के क्वेश्चंस आते हैं, और जो अपने PVIR इसके बेस पे भी आपके न्यूमेरिकल्स है। आइए हम 2 दिन वही सब पढ़ेंगे, तो आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा, आपके न्यूमेरिकल कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे, डोंट वरी, चिंता मत कीजिए, ठीक है। हो गया सबका अटेंडेंस? किसी के बाकी तो नहीं है? यस। तो चलिए, आपको ये मैंने एक क्वेश्चन दिया था करने के लिए, ठीक। आपको मैं एक चीज समझाता हूँ इसको बताने से पहले, ताकि आपको सारे न्यूमेरिकल्स से समझ में आएंगे कि हम क्या करना चाहते हैं, सर्किट्स में क्या होता है। डन सबका अटेंडेंस? चलो गुड। जब भी कई बार सिस्टम में बहुत सारे सर्किट लगे हों, अलग अलग सर्किट लगे हों, देखो आपको एक सर्किट दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में इजी आए। ये मेरा A पॉइंट, ये मेरा B पॉइंट, ऐसे डायग्राम भी आते हैं। टू ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम। वो कहता है A और B इन दोनों के बीच में कितना रेजिस्टेंस है। अब इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। आपको ऐसे कई सारे डायग्राम होते हैं, उसमें कई सारे सीरीज में भी होंगे, पैरेलल में भी होंगे, कई तरीके हो सकते हैं। आपको सिंपल एक तरीका बताओ, इसको एक जगह से पकड़ो, जैसे हमने इसको A से पकड़ा, और इसको A से इसको अलग से ड्रॉ करो, ठीक है। अलग से हम इसको क्या अलग से रीड्रॉ करेंगे, कैसे? देखो ऐसे, ये मेरा A पॉइंट है, यहाँ से अभी A पॉइंट से मैं चला और यहाँ पर आया। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये 2 जंक्शन में डिवाइड हो गया, है ना। ये 2 जंक्शन में, एक तो यहाँ चला गया और एक यहाँ चला गया, तो इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे 2 जंक्शन में डिवाइड कर दें। आप समझो मैं ये वाला पकड़ता हूँ यहाँ फर्स्ट, तो यहाँ पर कितना रेजिस्टेंस है, 2 ओम। तो यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया 2 ओम, ठीक है। अब ये वायर कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पर ही जस्ट टर्न हुई है, याद रखो, ये वायर ऐसा था, ठीक है। ये वायर ऐसा था, सीधा स्ट्रेट वायर था, मैंने इसको फोल्ड कर दिया। देखो आपको मैं बताऊं, ये सिंपल आपकी सिंपल वायर थी, ठीक है। एक रेजिस्टेंस यहाँ पर था और एक सीरीज में यहाँ पर था। अब मैंने क्या किया, इसको मोड़ दिया। मैंने इसको कैसा कर दिया, मैंने इसको देखो ऐसा कर दिया। पॉसिबल? सिवारी तो मोड़ी है हमने सर्किट, देखो ये कंटिन्यूटी है, करंट यहाँ से फ्लो करेगा, करंट यहाँ से ऐसे फ्लो कर रहा है, हमको तो सिर्फ ये देखना है करंट कैसे फ्लो कर रहा है। याद, मैं मान लो A को मान लेता हूँ प्लस और B को मान लेता हूँ माइनस, ठीक है। तो मेरा करंट कहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, करंट इसमें गया और फिर इसमें आ गया, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर गया था, यहाँ पर मेरा एक और आ गया, ये आगे जाके कुछ होने वाला है, ठीक है। अभी दूसरा मेरा कहाँ गया था, यहाँ गया था, दूसरा मेरा यहाँ गया था, इसमें गया था, यहाँ पर आ गया। दूसरा यहाँ से करंट यहाँ से फ्लो कर रहा था और यहाँ पर गया था, तो इसने यहाँ पर फ्लो किया और यहाँ पर आया। और देखो ये
दोनों आके ज्वाइन हो रहे हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर बिछड़े थे दोनों भाई, यहाँ से बिछड़े थे, यहाँ पर आके फिर से मिल रहे हैं। तो देखो ये दोनों यहाँ से बिछड़े थे, इधर गया था इधर गया था, अब यहाँ दोनों क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, यहाँ पर मिल गए, ये मेरा बन गया बी पॉइंट। सर्किट कैसे बन जाता है, ऐसा बन जाता है। अंडरस्टूड सबको ये पार्ट जो मैंने समझाया आपको? तो आपको एक जगह से पकड़ना होता है और उसको ही, वो दो में डिवाइड होता है, दो में डिवाइड कर दो, तीन में डिवाइड होता है, तीन में डिवाइड कर दो, वो एक साथ कनेक्ट होता है, वो हमको हर सर्किट में देखना पड़ता है। अब देखो, अब ये देखो, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है। अब क्या करना है, अब सबसे पहले हम इसको सॉल्व करें। ये दोनों किस में है, सीरीज में है, कितना हो गया 4 ओम। ये दोनों किस में है, सीरीज में है, ये भी कितना हो गया 4 ओम। अब एक तरह से क्या हो गया भाई, यहाँ पर एक 4 ओम का पैरेलल में, यहाँ पर एक 4 ओम का पैरेलल में। अब तो निकालना इजी है, 1/4 प्लस 1/4, 2/4, उल्टा करेंगे तो 2 ओम्स आ गया। अंडरस्टूड सबको? अगर आपको ये चीज समझ में आ गई, अब आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। फिर भी आपको मैं एक दो क्वेश्चंस और कराऊं ताकि आपको न्यूमेरिकल्स करने में इजी हो जाए। आपको बीच में ही छोड़ूंगा, चिंता मत करो। अभी देखो, अब मैं आपको हर क्वेश्चन का हिंट दूंगा। मैं आपको जितने भी होमवर्क दिए थे ना, आपको हर क्वेश्चन में हिंट दूंगा कि कैसे कैसे करना। आप कल इनको ट्राई करना, आपको फिर भी नहीं आएंगे, मैं आपको फिर कल समझाऊंगा, ठीक है? अभी देखो, अब हर क्वेश्चन में क्या करना है याद रखो। अब यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, इसमें जा रहा है, इसका इसमें आया, 2 में डिवाइड होगा। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसको और इसको सॉल्व करेंगे। ये दोनों किसमें है, पैरेलल में है, ठीक है? इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कुछ आएगा, तो अब ये दोनों हट जाएंगे, यहाँ पर एक ऐसा आएगा, ऐसा। अब क्या होगा, ये और ये दोनों कैसे बन जाएंगे, सीरीज में बन जाएंगे, ठीक है? पहले आपने किसको सॉल्व किया, पैरेलल। अभी सर्किट कैसा बनेगा, ऐसा 2 ओम जो भी आएगा यहाँ पर, और आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा ऐसा। अब ये दोनों किस में है, ये दोनों सीरीज में है, सिर्फ वायर क्या हो रही है, वायर टर्न हो गई और कुछ नहीं हुआ है। अंडरस्टूड? ये अभी कर पाओगे आराम से? प्लीज प्रेस 1 अगर आपको ये पार्ट समझ में आ गया हो तो। आपको मैं हर एक पार्ट ऐसे समझाऊंगा, आपको खुद ट्राई सबको खुद करना है, ठीक है? चलिए, बोलो बच्चा। सर वो उसमें, सर अपने सीरीज समझाने के लिए वो रेड से वायर बनाई है या फिर सर वो बनाना ही था? सीरीज जब ये दोनों एक हो जाएंगे तो मैंने इससे डिनोट किया उसको। यस ठीक सर। है, यस। चलिए अगला वाला पार्ट देखो। अब देखो यहाँ पर भी लगभग सेम है, फ्लेक्स वाला। प्लीज वायर अनम्यूट करो अपने आप को। एक मग घ्यायचा का त्याच्यावर त्यांची फोटो प्रिंट करून? सुनते नहीं बच्चे। अरे अटेंडेंस तक 51 थे, अटेंडेंस तक 51 थे, अब केवल 39 बचे हैं। वाह वाह, देखा कितने बच्चे दुष्ट हैं यार। टीचर पढ़ाने को तैयार है, लेकिन हमारे भाई तो पढ़ने को तैयार नहीं बैठे हैं। ठीक है, कल होमवर्क में उनको हम लपेटेंगे, ठीक है? आप लोग सिंसियर हो, गुड। कल होमवर्क नहीं किया, कल उनकी मैं क्लास लगाऊंगा, जो आज भाग गए क्लास छोड़। एक काम करो, अभी अटेंडेंस दे दो फटाफट, इस अटेंडेंस को मान लेंगे, ठीक है? हाँ, अभी आप लोग अटेंडेंस दो फिर से। अब ये हमारी ओरिजिनल अटेंडेंस है, इसको मानेंगे अभी हम। क्या ना, वो शेर तो हम भी सवा शेर है ना। चलो हो गया सबका अटेंडेंस? चलो गुड। चलो अब देखो, ये भी सब सेम सर्किट है। अभी देखो इस सर्किट को अपन बनाते हैं, यहाँ से हम चलते हैं, यहाँ से हम गए, हमारे सामने एक 30 ओम का आ गया, यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। इसको हम ऐसे बना सकते हैं, अभी यहाँ पर ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, बाद में दोनों कंबाइंड हो गए यहाँ पर आके, ये पॉइंट इसके साथ है, ऐसे बन जाएगा आपका सर्किट।
तो ये आपका 30 ओम्स, ये आपके दो पैरेलल हो गए। इन दो पैरेलल को आप सोल्व करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, और ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में हो गए। ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। यहाँ से जो भी आपका रेजिस्टेंस आएगा ये और ये किस में हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। अंडरस्टूड? ये पार्ट अंडरस्टूड सब लोग? लेफ्ट वाले राइट वाले दोनों पैरेलल, फिर अपना एक सीरीज में। चलिए गुड। अब यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर पहले Sir, यस sir, in both the above question, they are asking for total current and resistance, total current and all voltage in all the circuit. बिल्कुल सही बात है। तो हमने देखो यहाँ पर आपको क्या पता है, वोल्टेज पता है। अगर आपको करंट निकालना है तो करंट इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R होता है। अब इस जब तक आप इस इनको सॉल्व नहीं करोगे, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये R मिलेगा, टोटल रेजिस्टेंस, या I इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। तो आपका R आपको निकालना पड़ेगा। R आप कैसे निकालोगे, यहाँ से आपको R मिलेगा, क्या मिलेगा, फिर आपको I मिलेगा। अब I मिल जाएगा, आपको सोचना है भाई, मैंने आपको कुछ सिखाया था, सीरीज में क्या सेम होता है और वोल्टेज में क्या सेम होता है ना। सीरीज में क्या होता है, Yes, वोल्टेज वोल्टेज डिवाइड होती है, करंट सेम होता है। वो पहले आप कल आप सिर्फ रेजिस्टेंस निकालो, आपको आज सिर्फ रेजिस्टेंस निकालना सिखा रहा हूँ। कल आपको मैं वोल्टेज और करंट भी सिखाऊं कि हर जगह पे वोल्टेज कितना रहेगा, करंट कितना रहेगा। आज आप सिर्फ रेजिस्टेंस निकालना सीखो, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों सीरीज को सॉल्व करेंगे। ये दोनों किसमें है, सीरीज में है। तो पहले आप इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, 50 ओम्स। अब आपका ये सर्किट और ये सर्किट दोनों कैसे हैं, पैरेलल है। तो हम पहले पैरेलल, उसके बाद हम पहले हम सीरीज को सॉल्व करेंगे। देखो इसके कुछ क्वेश्चंस में कैसा होगा, पहले पैरेलल को सॉल्व करना है, फिर सीरीज में करना है। कुछ में पहले सीरीज को करना होगा, फिर हमको पैरेलल में करना होगा। तो हमको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज करना पड़ता है। ऐसा कोई रिजिड रूल नहीं होता, आपको सीरीज को ही पहले करना है, पैरेलल करना है, ऐसा क्वेश्चन को देखो। जहां से सर्किट सॉल्व हो सकता है ना, जहां से सर्किट हमारा सॉल्व हो सकता है, वो करना होता है। तो यहाँ से आपको आपका रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ये भी आपका इजी है। अगले पार्ट पे चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से करंट निकला, यहाँ पर गया, इसमें आया, यहाँ से ये दो में डिवाइड हो गया है, ठीक है। और यहाँ तो सेम है, इसका मतलब पहले इसको सॉल्व करेंगे, इस सीरीज को। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 9 ओम्स। अब ये दोनों किस में है, पैरेलल में है, पैरेलल। अब यहां से जो आएगा वो इसके साथ सीरीज में हो जाएगा। तो स्टेप 1, ये दोनों सीरीज। यहां से जो आएगा, हाँ ये ओके 5 ओम है, ओके सर 5 ओम है, तो ये 8 ओम हो जाएगा, ओके। तो पहले यहाँ पर सीरीज, फिर इन दोनों के बीच में पैरेलल, फिर इसके साथ सीरीज। तो ऐसा कंटिन्यूस आपको देखना पड़ेगा। अंडरस्टूड ये वाला पार्ट? Excuse me, sir. हाँ बोलो बच्चा। So in the right hand side, it's 6 ohm and 3 ohm. Can we solve first series and then 3 together, like 2 ohms plus 10 ohm and then 8 ohms by नहीं parallel? नहीं, देखो ये 2 ओम और 10 ओम ये पैरेलल नहीं है। यहाँ देखो ये सर्किट कैसा बनेगा, देखो ये यहाँ पर आपका सर 2 आप एक बार बताओगे करके सब? ठीक है, एक बता देता हूँ। सब तो मैं कल बताना चाहता हूँ, क्या करूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग सर आए। एक करके बताओ सर सिर्फ। अच्छा, एक करके बताऊँ, ठीक। सीरीज का पता चला है सिर्फ, वो 2 ओम का नहीं पता चल रहा। चलो बताते, डोंट वरी, चिंता मत करो। इसको मैं एक नॉर्मल पहले स्ट्रक्चर में डिवाइड करता हूँ, ठीक है, नॉर्मल बनाता हूँ इसको कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। ये आपका करंट आया यहाँ से, ये मेरा 2 ओम का रेजिस्टर। देखो यहाँ से मेरा करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, 2 ओम पे गया, यहाँ से टर्न हुआ सब, और यहाँ पर इस जंक्शन पे आके वो 2 में डिवाइड हो गया। तो यहाँ से वो मेरा 2 में डिवाइड हो गया ऐसा। एक में गया 10 ओम, दूसरा एक में गया, एक बार करंट यहाँ पर आया, दूसरी बार करंट यहाँ पर गया। तो यहाँ पर आया तो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो दोनों आके यहाँ पर ज्वाइंट हो गए। तो ये दोनों यहाँ पर ज्वाइंट हो गए।
ये हमारा कितना है 6 ओम, ये हमारा कितना है 3 ohms, ये आगे जाके कहाँ ज्वाइन हो रहे हैं इसमें Sir, वापस it is 5 ohms. 5 ohms है, ठीक है, चेक कर लो जो भी है, मतलब आप ठीक है 5 ohm ले लेते हैं, जो भी है सॉल्व कर लो, ठीक है। अभी देखो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, 5 और 3 8, अभी कैसा बन जाएगा देखो ऐसा 2 ohm ऐसा, अब ये बन गया 10 ohm, ये बन गया 8 ohm, ठीक है। ऐसा हमारा हर बार क्या सर्किट चेंज होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/10 प्लस 1/8 इक्वल टू 1/RP, तो 1/RP इक्वल टू 40, 1 प्लस 5, तो 1/RP इक्वल टू 6/40, तो RP इक्वल टू 40/6, ठीक है, ये अपना 20/3 हो जाएगा। अभी कैसा बन गया, ये 2 और यहाँ पर ऐसा, ये 2 ohm, यहाँ पर 20/3 ohms। अभी दोनों किस में है सीरीज में है, तो 2 प्लस 20/3, 3 6 प्लस 20 मतलब 26/3 ohms, ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। अभी अंडरस्टूड? Yes, sir. तो आपको ऐसे एक एक टांग पकड़ के सर्किट की सॉल्व करना होता है। एक्सक्यूज मी सर। बोलो शुभम बच्चा। सर वो 10 ohm और 8 ohm पैरेलल है वो समझ में है सर, 2 ohm क्यों पैरेलल नहीं? वो पैरेलल इसलिए नहीं क्योंकि करंट, हमको ये देखना होता है करंट कहाँ से, करंट अगर डिवाइड होता है तो पैरेलल बनता है। अगर वायर सेम है, अब देखो यहाँ से करंट इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, यहाँ से वायर सिर्फ टर्न हो रहा है, यहाँ से वायर ने सिर्फ टर्न लिया है, कुछ नहीं किया, पर यहाँ पर आके क्या हुआ, कुछ करंट यहाँ चला गया, कुछ करंट यहाँ चला गया, दो जगह डिवाइड हो गया ना। तो जहां पर डिवाइड होता है पैरेलल बन जाता है। आपने सीरीज सर्किट क्या था, हमारा सीरीज सर्किट ऐसा था ना, सीरीज सर्किट दिस, ये हमारा सीरीज सर्किट होता है। पैरेलल कैसा होता है, ऐसा होता है यस सर, यस सर। जहां पर आपका करंट फ्लो चेंज होता है। अंडरस्टूड? चलिए सर वहाँ पे 9 Yes, sir. आएगा ना सर? बच्चों देख लो, ये 6 है, ये मेरे ख्याल से 5 ओम है, ये यहाँ पर है ना जो ये 5 है, ठीक है, ये 5 है। हाँ मैं आपको सिर्फ हिंट दूंगा, बाकी आप एक ही मैंने आपको समझा दिया, बाकी आपको हिंट दूंगा, ठीक है। अब जैसे ये वाला सर क्वेश्चन, आपका एलसीएम 40 आया, फिर आपने 4 + 5 9 आएगा ना वहाँ पे, 9/40। यहाँ पर 40 है ना मेरा, हाँ 9/4, ठीक है, उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। सो कैलकुलेशन पार्ट मिस्टेक है, आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। आपको लॉजिक समझ में आएगा ना, लॉजिक करना क्या अपने को। अभी देखो इस सर्किट में कैसा है, देखो यहाँ से देखते हैं, करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, यहाँ पर आया, इसमें करंट गया, यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक ब्रांच यहाँ पर गई, एक ब्रांच यहाँ पर गई। सबसे पहले इस सीरीज को सॉल्व करें, इसको, यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 ohms। अब ये 20 ohm और ये 20 ohm, ये दोनों किस में है, पैरेलल में है, ठीक है। आगे जाके क्या हो रहा है, ये करंट वापस जाके इसे मर्ज हो रहा है, इसका मतलब ये 50, यहां से आपका जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 1/50 प्लस 1/50, और नीचे आपका फिर से कितना था 10, ये आपका 10 ohms। अब ये तीनों किस में हो गए, तीनों आपके सीरीज में हो गए, तो आपको सीरीज को सॉल्व करना है। अंडरस्टूड? तो आपको ऐसे एक एक सर्किट को देखना है। Excuse me, sir. यस Sir, can't we add first R1 and R5 as they are in series? हाँ कर सकते हो बच्चा, लेकिन मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। हम सबसे पहले जब भी रेजिस्टेंस को क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, हम सबसे पहले उनको देखते हैं जो ज्यादा एकदम वो, मतलब जहाँ पर डिवाइड ज्यादा होता है, जैसे सर्किट पूरा बिखरा एक्सक्यूज है मी ना, सर। तो बीच वाले पार्ट में आपका सर्किट पूरा बिखरा है, कुछ सीरीज है कुछ पैरेलल है, तो पहले हम उसको, हमारा पर्पस क्या होता है,
जो भी ऐसा पार्ट होता है ना, ऐसा पार्ट, उसकी जगह सिंगल रेजिस्टेंस बढ़ाना, सिंगल रेजिस्टेंस। बाकी तो सिंपल एडिशन तो आप कभी भी कर सकते हो, ठीक है। सर आपने 20+5 लिया है ना सर? कौन सा, मतलब मैंने इसे वैल्यूज नहीं सर देखी। R1 और R2 को प्लस किया आपने? हाँ भाई ये 5 है, ठीक है, ठीक है अभी। और ये 20, मैंने वैल्यूज नहीं देखी, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। 1/20 प्लस 1/20 ये आपका है 10, अभी ठीक है। नो सर, मुझे डाउट है कि सर R1 और R2 को प्लस करना है। ये R1 हो गया, ठीक है, ये आपका R5 यस है, सर। ये आपका R5 है, ठीक है। आपको R3 और R4 को प्लस करना है, 10 + 10 20। अब ये 20 ohms और ये 20 ohms किसमें पैरेलल में है, 1/20 प्लस 1/20 इसको सॉल्व करना है। जो सॉल्व होके आएगा वो यहाँ पर आएगा, यस सर। और फिर उसके बाद सीरीज को सॉल्व करना है। आपको मैं Okay, सिर्फ sir. इतना ही समझा रहा हूँ कि हमको सर्किट्स को कैसे पकड़ के सॉल्व करना होता है। ये एकदम सिंपल है, ये दोनों किसमें है, पैरेलल में, और जो आएगा वो क्या हो जाएगा, सीरीज में। तो आपको सिंपल ऐसा प्लस करना है, एकदम इजी है। यहाँ पर भी अब हमको इसके और इसके पॉइंट में निकालना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये दोनों सीरीज में, देखो ये दोनों किसमें, सीरीज में। तो जब इनको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर एक ऐसा आ जाएगा इक्विवेलेंट, ऐसा 20 + 20 40। अब ये क्या हुआ, अब ये दोनों किसमें है, पैरेलल में है। तो पहले बीच वाला सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये कंबाइंड और ये कंबाइंड, ये किसमें हो गए, ये आपके सीरीज में हो गए। तो आपको हर क्वेश्चन में ऐसा देखना है। अब देखो ये जो चीज है ना, ये क्वेश्चन देखो कैसा है, ये ऐसा है सेम, ये वाला। यहाँ पर देखो दो किस्में थे, सीरीज में थे, ये दो किस्में हैं सीरीज में थे, उनके साथ एक पैरेलल में था, और ये दोनों सीरीज में थे। तो डायग्राम को उसने चेंज कैसे कर दिया, उसने डायग्राम को ऐसे चेंज कर दिया, वो इसको यहाँ भी ऐसे लगा सकता था, एक ये जो R2 है उसको यहाँ भी लगा सकता था, यहाँ की बजाय, तब भी सेम है। तो आपको सिर्फ वो डायग्राम को समझना है कि करंट का फ्लो कैसे फ्लो कर रहा है, बस आप वो समझना। एक जगह से देखना स्टार्ट करो, ऐसे यहाँ से करंट गया, फिर यहाँ से डिवाइड हो गया, फिर यहाँ पर गया और यहाँ पर गया। अब यहाँ पर जब गया तो एक ही सेम ब्रांच है, यहाँ पर आया तो उस ब्रांच में ऐड हो गया इस ब्रांच में। आप वो करंट के फ्लो को पकड़ के चलोगे तो आप इसको सॉल्व करना सीख जाओगे। एक जगह से पकड़ो, दूसरी जगह अपने आप ही पहुंच जाओगे। अगला वाला भी देखो ऐसे ही है। अब इसमें देखो सबसे पहले क्या है, ये दोनों पैरेलल में है, एकदम एंड में जाओ सबसे लास्ट, ये दोनों किसमें, पैरेलल में है। अब यहाँ से जो आएगा वो इसके साथ सीरीज में हो जाएगा, इसके साथ सीरीज में हो गया। अब यहाँ से जो आएगा इसके साथ किसमें हो गया, पैरेलल में हो जाएगा। अब ये और ये लास्ट वाला, ये दोनों सीरीज में हो जाएगा। तो ये सीरीज पैरेलल का गेम चलता रहेगा। Excuse me, sir. बोलो बच्चा। Sir, can you explain this? Means, can you draw this diagram? अच्छा फिर से यस बनाया तो बच्चा इसको अगर मैं सिंपल नॉर्मल भाषा में इसको ड्रॉ करता हूँ तो देखो कैसे ड्रॉ करेंगे। यस, ये पहले 7 ओम, फिर उसका 2 ब्रांचेस हुई ऐसी, एक गई 2 ohms, एक गई हमारी 10 ohm। हम यहाँ तक पहुंच गए, ये हमने बना लिया, ये हमारा पार्ट है। अब ये 2 वाला कहाँ जा रहा है, फिर से 2 में ब्रेक हो रहा है ऐसा। yes, ये हमारा है 6 ohm, ये हमारा है 4 ohm। अब ये दोनों ब्रांचेस हुई थी, बाद में फिर से यहाँ पर मिल गई, इसका मतलब दोनों ऐसे क्लोज हो गई, और यहाँ से एक निकला, ये जाके कहाँ मिल रहे थे, 10 वाले मिल रहे थे, मतलब यहाँ पर मिल रहे थे ऐसा। और ये इसका जो एंड है वो कहाँ जाके मिल रहा है ऐसा। अभी अंडरस्टूड। तो पहले हमने इस पार्ट को सॉल्व करेंगे Yes, पैरेलल, sir. फिर ये हमारा क्या बन गया, सीरीज,
फिर हमारा ये क्या बनेगा, पैरेलल पैरेलल, और फिर ये लास्ट वाला हमारा पूरा सीरीज। तो इस तरफ एक एक स्टेप को पकड़ोगे आपका डेफिनेटली हो जाएगा। अंडरस्टूड बच्चा सबको? और सर Yes. फिर पूरा टोटल प्लस करना है उसे? मतलब हाँ वो सीरीज में है लास्ट में तो सीरीज में करना है, वो लास्ट में पैरेलल में तो पैरेलल में करना है। ठीक है, अब यहाँ सर पर पैरेलल और सीरीज अलग है ना? हाँ पैरेलल और सीरीज अलग होता है ना, सीरीज सर्किट अलग होता है, पैरेलल सर्किट अलग। अभी इसमें क्या है, सब मिक्स है, इसमें सीरीज भी है, पैरेलल भी है, सीरीज भी है, पैरेलल भी है, सब है। चल रही है अभी, क्या हुआ, 5-10 मिनट लगे, 5 मिनट और 5 मिनट और 5 मिनट और ठीक। अभी देखो इसमें भी सेम चीज, आपके इसमें से बीच वाले क्या है, तीनों पैरेलल में है, बाकी आपके सब सीरीज। ये सीरीज, यहां से जो भी आएगा सीरीज, यहां से जो भी आएगा सीरीज, सिंपल एकदम। यहाँ पर आपके बीच वाले किसमें है, पैरेलल में, बाकी आपके ये सब सीरीज में हो गए। यहाँ पर भी देखो, ये पैरेलल सॉल्व करेंगे पहले, सबसे पहले, फिर ये पैरेलल सॉल्व करेंगे, फिर आपके 3 ऐसे बन जाएंगे, 1 2 और 3, सिंपल। बाकी तीनों सीरीज में हो जाएंगे। अब इजी लग रहा है कुछ कुछ? ये सर्किट अच्छा है, इसको मैं कल समझाऊंगा। ये सर्किट अच्छा है, इसको मैं आपको कल समझाऊंगा। तो अगर आपने ऊपर वाले कर लिए ना, फिर आप इसको करने का ट्राई पक्का करना। 34 अगर आपको ऊपर वाले सब समझ में आ जाएंगे फिर आप इसको कर पाओगे। आप इसमें क्या करना, ये प्लस है और ये माइनस है, इसको सिर्फ ऐसे भूल, ये देखो कि ये यहाँ से दो में डिवाइड हुआ, एक यहाँ पर गया, एक यहाँ पर गया। इसका मतलब ये पूरा जो है, ये पूरा जो चीज है और ये पूरा है, ये दोनों पैरेलल में है। पैरेलल है। यस, ये आपको समझना, बना लिए तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप सारे सर्किट सॉल्व करना चाहिए। यस, ये तो बहुत इजी है। यस यस, ये आपका तीनों, ये तीनों। सर उस यस अमित, सर उसका पेज नंबर क्या है सर? इसका पेज नंबर है, ये शायद 102 वाला पेज, 102, 34 35 पेज नंबर 1। ठीक है, ये तीनों किसमें है, सीरीज, इसके साथ क्या हो जाएंगे, पैरेलल, और ये तीनों किसमें है, अभी देखो तीनों पैरेलल में, ऐसा, ये तीनों सीरीज में हो गए, बाद में जो तीनों बचेंगे वो किसमें हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। आपने इतना कर लिया तो आपको एकदम, आप रजिस्टर्स को सॉल्व करना सीख जाओ, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ भी बहुत इजी है, ये तीनों किसमें है, पैरेलल में, तो यहाँ से तीनों का एक सिंपल ऐसे आ जाएगा, ये दोनों किसमें है, पैरेलल में, तो यहाँ से सिंपल इसका एक ऐसे आ जाएगा। ये दोनों किसमें है, पैरेलल में, तो यहाँ से पैरेलल आ गया। अब देखो कैसा है, ऐसा, ये और ये चारों किसमें हो गए, सीरीज में हो गए। ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये सब सीरीज में हो गए। आप लोग ट्राई करो, अगर आप कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो हम तो कल समझाएंगे आपको ना, समझाने में तो कोई बुराई है नहीं, हम बैठे हैं समझाने के लिए। आप So only we have to find the resistance, ना? हाँ बच्चा, ये आप इसमें से आप रेजिस्टेंस निकालो। अगर आप लोग रेजिस्टेंस निकालना सीख गए, बाकी करंट और वोल्टेज तो बहुत इजी निकालना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है रेजिस्टेंस निकालना। बच्चों का रेजिस्टेंस नहीं निकल पाता है, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलते ही आपका वोल्टेज अगर दिया, आपका करंट निकल, तो आपको हर क्वेश्चन में वोल्टेज पक्का मिलेगा। आपको करने के लिए आपको सिर्फ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना आना चाहिए, तो उससे आपको आई मिल जाएगा। फिर आई को कैसे कैसे ब्रेक करना है, बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, बोर्ड में आपको बहुत इजी लेवल, आपको बोर्ड में कैसे आएंगे बता, ये 35 जैसा आ सकता है, 35 बहुत इजी क्वेश्चन है, ये नहीं, ये थोड़ा टफ है, ये आ सकता है। ठीक है, ये 5th वाला आ सकता है। ठीक है, ये 3rd वाला नहीं, ये 1st वाला थोड़ा, तो मैं आपको अच्छे लेवल पे सिखा रहा था कि कैसा भी आया तो हमको कोई टेंशन नहीं होती। और ये चैप्टर 12th का फर्स्ट चैप्टर है। 12th में फर्स्ट चैप्टर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। वहां पर ऐसे बहुत सारे रजिस्टर्स आपको ऐसे डिजाइन करने से, वहां अगर आपके सामने 50 रजिस्टर भी कोई आपको दे देना, अगर आप बेसिक समझ गए, इसका बेसिक क्या होता है, 50 रजिस्टर हो, 100 रजिस्टर हो, आप सबको सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको वही चीज सिखाना चाहता हूँ कि आपको मैंने जो सिखाया वो बेसिक है। अगर आपने एकदम बेसिक सीख लिया
तो आप अच्छे से अच्छे, मैंने आपको टीचर आपको 50 सर्किट का दे देगा, ऊपर नीचे उसमें सीरीज पे सब कुछ भरा है, आप तब भी उसको सॉल्व कर सकते हो, ये मेरा गारंटी है आपको। पर आपको सिंसियरली उसको करना पड़ेगा, आप सिंसियरली नहीं करोगे तब मजा नहीं आएगा। मैंने कहा फिजिक्स में बहुत इंटरेस्टिंग है, ऐसी बात, फिजिक्स में मजा बहुत आता है। सिर्फ न्यूमेरिकल, जिसको न्यूमेरिकल अच्छा लगता है उसको फिजिक्स में मजा आएगा। ओके बच्चा पार्टी, और किसी का कोई क्वेश्चन? Excuse me, sir. हाँ बोलो बच्चा। So then do we have to do only resistance part for homework, right? यस, आप रेजिस्टेंस कर लो एटलीस्ट, और आपको लगता है आप करंट और वोल्टेज भी निकाल पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं निकाल पाए तो मुझे कोई शिकवा नहीं है, मैं आपको सिखाऊं। Fine, So sir. what is Yes. so what is today's homework? जो बच्चा मैंने ये होमवर्क दिया था ना, इसी को आपको फिर से करना Okay, है। और sir. अभी अगले 2 दिन हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल्स करें। आज कल हम पूरे रजिस्टर्स, रेजिस्टिविटी, न्यूमेरिकल्स करेंगे, और परसों हम लोग पावर वाले जो है, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट बिल कैसे फाइंड आउट करना है उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करें। तो कल हमारा रजिस्टर्स वाला न्यूमेरिकल पार्ट खत्म हो जाएगा और वेडनेसडे आपका टॉपिक ओवर हो जाएगा। ठीक है, अभी आप लोग लीव कर सकते Haribo, sir. हो। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल बच्चों, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। Thank you, sir. Bye, sir. थैंक यू सर, थैंक यू सर। हरि बोल बच्चों।